ये कहानी एक कॉर्पोरेट इंटर्न जो मिंग की है, जो अभी अभी चोंग मिंग कंपनी ज्वाइन करता है। उसके सीनियर्स और कलीग्स उसको हमेशा बुली करते हैं, जैसे वो उनका पर्सनल नौकर हो, और उससे हमेशा कॉफी बनवाते हैं। लेकिन सब उसके साथ ऐसा बुरा नहीं करते। एक लड़की है जो उससे एडवाइस करती है कि अपने लिए खड़ा हो और दूसरों को नो बोलना सीख। उस लड़की को देखते ही जो लाल हो जाता है, और सच कहूं तो वो उस पर पूरी तरह फिदा लगता है। वैसे ये लड़की का नाम सुरुक किंग है, जो कंपनी में सीनियर है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी है जहां हमारा हीरो पढ़ चुका है। अब तक कंपनी में सिर्फ वही एक है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। वो छुप छुप कर उस लड़की को देखकर ब्लश करता है और ऑकवर्ड मोमेंट में गलती से कॉफी कप ओवरफिल कर देता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और पन भी गिली हो जाती है। लड़की तुरंत टिश्यू उठाती है और कॉफी का दाग साफ करने लगती है। इतना पास आ जाती है कि लड़का और ज्यादा शर्मा जाता है। उसकी शर्मिंदागी देखकर वो पूछती है कि तू इतना घबरा क्यों रहा है, और बताती है कि वो सिर्फ उसकी सीनियर है, कोई अजनबी नहीं। लड़का उसके बड़े सीने देखकर ऑलरेडी डर्टी सोचने लगता है, लेकिन उसके सपने टूट जाते हैं जब वो उसको कैजुअली अपना छोटा भाई कह देती है। अचानक एक और एरोगेंट सीनियर आ जाता है और हमारे हीरो को बोलता है कि ये गिफ्ट का ढेर उठाकर हर डिपार्टमेंट में बांट दो। इस बार हमारा हीरो खुद के लिए खड़ा होता है और स्ट्रांगली बोलता है कि ये उसका काम नहीं है। ऑब्वियस है, सीनियर गुस्सा हो जाता है और आर्ग्यू करता है कि वो सिर्फ हीरो को डिपार्टमेंट से फेमिलियर करवा रहा है। तुरंत वो लड़की डिसाइड करती है कि लड़के के साथ ये काम करेगी, लेकिन कॉकी सीनियर पोलाइटली बोलता है कि उसे ऐसा छोटा काम करने की जरूरत नहीं और उससे एक बेटर टास्क दे देता है। वो जो मिंग के करीब आती है और उसे सॉफ्टली एडवाइस करती है कि बस सीनियर की बात मान ले, और प्रॉमिस करती है कि बाद में दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। लड़का एग्री कर लेता है, पर तभी वो कॉकी बंदा एक भारी गिफ्ट बैग हमारे हीरो के मुंह पर फेंक देता है। बैग का सारा सामान जमीन पर गिर जाता है और फिर से वो कॉकी बंदा जो मिंग को डांटने लगता है कि बैग क्यों नहीं पकड़ा। बेचारा गुस्सा दबाकर गिफ्ट्स उठाता है और जाते वक्त सीनियर लियोंग अपने मुंह में बोलता है कि अगर उससे पैसे की जरूरत ना होती तो वो उस कॉकी बंदे को चीर फाड़ देता। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक शेडी गेम का ऐड आता है जो प्रॉमिस करता है गुस्सा निकलने का तरीका और पैसे की सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा। पता होने के बावजूद कि ये सस्पिशियस लग रहा है, वो डाउनलोड बटन दबा देता है। अगले ही पल फोन से अजीब आर्केन एनर्जी निकलती है। एक पोर्टल खुल जाता है और बिना वार्निंग के उसको उसके अंदर धक्का दे दिया जाता है, अपनी पिट को रब करते हुए जैसे उससे किसी ने लठी से मारा हो। वो मुड़कर देखता है और ज़ॉम्बीज को देख लेता है जो फेंस तोड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मॉन्स्टर्स देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो किसी और दुनिया में आ गिर गया है। अचानक एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो बताती है कि अपोकलिप्स टाइकून सिस्टम अब उसके साथ बिंद हो गया है। इसमें वो गोल्ड या क्रिस्टल्स यूज करके पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकता है, और सिस्टम वार्निंग देता है कि उसको 12 घंटे वेट करना पड़ेगा, तभी वो अपने असली दुनिया और इस अपोकलिप्स दुनिया के बीच जंप कर सकता है। जब वो इस सडन चेंज और सिस्टम के बकवास से घबरा रहा होता है, तभी ज़ॉम्बीज को रोकने वाला फेंस गिर जाता है। ज़ॉम्बीज तुरंत उसके पीछे भागते हैं और डरपोक हीरो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है। जब वो चिल्लाकर मदद मांग रहा होता है, अचानक कोई ग्रेनेड का पिन खींच देता है। एक बैडएस लेडी ड्रामेटिक एंट्री करती है और ज़ॉम्बीज पर ग्रेनेड्स फेंक देती है। ब्लास्ट से सारे ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं और वो लड़की स्टाइल से लैंड करती है। पीछे का धमाका अनडेड को हवा में उड़ा देता है। लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी हेल्प की, पर लड़की चिल मोड में बोलती है कि ये तो बस उसके काम का एक हिस्सा है। वो मजाक में उसका शुक्रिया करती है कि उसने पागल की तरह चिल्लाया, जिससे उससे पता चल गया कि ज़ॉम्बीज उनके एरिया में कहाँ घुस रहे हैं। शुक्रिया के लिए लड़का उससे गिफ्ट बॉक्स में से एक मून केक ऑफर करता है। लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जैसे ही वो एक बाइट लेती है, उसका दिमाग खुशी से फट जाता है डोपामीन के फ्लूप के साथ, और वो मान लेती है कि उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। लड़का उससे बोलता है ओवररिएक्ट मत कर, ये बस एक सिंपल केक है। लेकिन वो इतना इम्प्रेस्ड होती है कि उसे एक गोल्ड का टुकड़ा दे देती है उस केक के बदले। जाने से पहले वो उससे एडवाइस करती है कि मून केक्स मार्केट में महंगी कीमत पर बेच, और वो पलक झपकते ही बिक जाएंगे। तब जो मिंग उससे नाम पूछता है और जाने से पहले वो अपना नाम बताती है, लिंसो। थोड़ी देर बाद सीन मार्केट में शिफ्ट होता है, जहां मर्चेंट्स अपना सामान बेचने में लगे होते हैं और हाइप कर रहे होते हैं कि उनका माल सबसे बेस्ट है। तभी हमारा क्लूलेस हीरो भी अपना छोटा सा स्टॉल लगाता है। प्राउडली अपने मून केक्स दिखाता है जिनमें थिन क्रंची क्रस्ट और टेस्टी फिलिंग होती है, और गारंटी देता है कि ये किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। धीरे धीरे क्राउड गैदर होने लगता है जैसे ही मून केक्स की खबर फैलती है। एक बंदा याद करता है कि उसके दादा ने कभी ऐसे ट्रीट्स के बारे में बताया था, और एक लड़की सोचती है
कि क्या ऐसे गुडीज सच में इस खराब पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब क्राउड प्राइस पूछता है, जो मिंग मुस्कुराकर बोलता है कि एक मून केक सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड का है। एक कॉकी बंदा बोलता है कि जो मिंग के केक्स तो 8 GB मैकबुक से भी ज्यादा महंगी है। लेकिन जो मिंग अपनी सेल स्किल्स यूज करता है और बोलता है कि इस अनसर्टेन दुनिया में लोगों को टेस्टी चीजों का मजा लेना चाहिए जब तक चांस मिले, वरना शायद दोबारा मौका ना मिले। तभी एक बंदा क्राउड में हमारे हीरो की बात मान लेता है और एक मून केक खरीद लेता है। देखने वाले लोग गॉसिप करते हैं कि ये खरीदने वाला बंदा पक्का अमीर होगा, शायद एक मर्सिनरी। जैसे ही मर्सिनरी मून केक खाता है, उसके मुंह में फ्लेवर के फायरवर्क्स फूट जाते हैं। टोटल मजा आ जाता है। वो टेस्ट का इतना फिदा हो जाता है कि और केक्स के लिए 100 ग्राम गोल्ड तक ऑफर कर देता है। उस मर्सिनरी को देखकर और लोग लाइन में लग जाते हैं, अपना पैसा फेंकने के लिए, सिर्फ इस स्वाद का मजा लेने के लिए। जैसे ही सब एक बाइट लेते हैं, उनकी रिएक्शंस प्यूरे ब्लिस होती हैं, जैसे उन्होंने स्वर्ग का टुकड़ा टेस्ट कर लिया हो। रात होते होते जो मिंग एक पूरा पाउच गोल्ड से भर लेता है, 600 ग्राम मून केक्स बेचकर, जो एक बड़ी जीत है एक फॉर्मर कॉर्पोरेट स्लेव के लिए जो हमेशा बुलिंग झेलता था। अचानक एक शेडी आदमी डैगर लेकर उसके पिठ पर रख देता है और डिमांड करता है कि अपना सब पैसा दे दो, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जो मिंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो अपना मेहनत का कमाया पैसा देने को तैयार नहीं है। रॉबर इम्पेशेंट हो जाता है और डिसाइड करता है कि लूट के लिए अभी के अभी जो मिंग को मार देगा। लेकिन जैसे ही छुरी लगने ही वाली होती है, टेलीपोर्टेशन सिस्टम का 12 घंटे का कूलडाउन खत्म हो जाता है। हमारा हीरो तुरंत सिस्टम को कमांड देता है कि उससे टेलीपोर्ट कर दो रॉबर के वार करने से पहले। हमारा लड़का हवा में गायब हो जाता है और वो बेवकूफ रॉबर हैरान रह जाता है कि एक बड़ा आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया। पोर्टल सीधा उसके कमरे में खुलता है और लड़का चैन की सांस लेता है कि वो मौत से बच गया कूलडाउन खत्म होने की वजह से। सारा गोल्ड देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है और प्लान बनाता है कि और मून केक्स लेकर वापस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जाएगा और अपने गुड्स बेचेगा जब कूलडाउन रीसेट हो जाएगा। अगले दिन ऑफिस में सीन शिफ्ट होता है और फिर से वही यूजुअल रूटीन शुरू हो जाता है। सीनियर्स के डांटों का सीनियर्स फिर से शुरू होते हैं, लेकिन इस बार हमारा हीरो चुप रहने के बजाय एक मर्द की तरह खड़ा हो जाता है और क्लियर बोल देता है कि वो किसी का पंचिंग बैग नहीं है जहां लोग अपना गुस्सा निकालें। फिर एक गंजा बंदा उस पर बॉस बनने की कोशिश करता है और उससे कॉफी मांगता है। हमारा हीरो फिर से सीधा माना कर देता है और बोलता है, जाओ अपना काम करो। बॉल्डी मैक्शाइन ब्लॉन्डी की तरफ मुड़कर पूछता है कि जो मिंग उनके ऑर्डर्स क्यों नहीं मान रहा जब ब्लॉन्डी डायरेक्टर है। ब्लॉन्डी हमारे हीरो को बुलाता है ताकि अपना डोमिनेंस दिखाए, लेकिन हमारा बंदा उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं करता। उसके नए बोल्ड एटीट्यूड को देखकर वो लड़की जो हमेशा काइंड थी आती है और पूछती है कि ये इतना कॉन्फिडेंस अचानक कहां से आ गया। ब्लश करते हुए, ऑफ कोर्स ये पूरी सच्चाई नहीं है, असली कॉन्फिडेंस तो उसके कल रात के बनाए पैसे से आया है। कहते हैं पैसे से आदमी को गट्स आते हैं और हमारा हीरो भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। वो अपनी वॉच चेक करता है और रियलाइज करता है कि अब अगले टेलीपोर्टेशन का टाइम हो गया है। कुछ ही देर बाद वो वापस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आ जाता है। इस बार वो कैंड बीफ ले आया है और कॉन्फिडेंट है कि इससे उसे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन लगता है उसके कस्टमर्स, जो असल में ज़ॉम्बीज हैं, दिमाग से खाली हैं और एक पैसा भी देने वाले नहीं हैं। वो उन फ्रीलोडर्स से बचने के लिए भागता है, लेकिन जल्दी रियलाइज करता है कि उसके पास इतना सामान है कि वो बचकर निकल नहीं पाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ कैन्स उठाता है और ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जो तुरंत जमीन पर पड़े मीट पर टूट पड़ते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स सैटिस्फाइड नहीं होते और चाहते हैं भगने के बजाय वो डिसाइड करता है कि इनसे सामना करेगा। वो अपना सिस्टम खोलता है स्किल्स या आइटम्स ढूंढने के लिए, ताकि इन क्रीचर्स से जो है प्रे लड़ सके। और खुशी से वो 100 पॉइंट्स एक्सचेंज करके एक स्किल खरीद लेता है जिसका नाम है ग्रेवयार्ड स्ट्राइक। ऊस करके वो तुरंत अपने बेयर लेग से ज़ॉम्बीज को किक करने लगता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके उन्हें चैलेंज करता है कि आओ मेरे सामने। इन क्रीचर्स की धुलाई करके वो रुकता है और थोड़ा हंसी करता है, हैरान होके कहता है कि ये सिस्टम कितना ओवर पावर्ड है जो उसे इतनी पावर देता है सब ज़ॉम्बीज को एक साथ गिराने की। अचानक एक कार हॉर्न बजती है और कोई हमारे हीरो की तारीफ करते हुए चिल्लाता है उसके एक्सेलेंट स्किल्स के लिए। ये लोग असल में मर्सिनरीज निकलते हैं जो मिंग की मदद करने आ रहे थे। जब जो हीरोज दनीके है वो पैनिक कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खुद ही ज़ॉम्बीज को इतना इफेक्टिवली मार देगा। इनमें से एक बंदा हमारे हीरो से उसकी आइडेंटिटी पूछता है और खुद को कॉर्प्स हंटर्स का मेंबर इंट्रोड्यूस करता है।
फिर और zombies उनकी तरफ भागते हुए आते हैं, तो वो लोग चिल्लाते हैं कि हीरो जल्दी से कार में बैठ जाए, और फिर वो हाई स्पीड में निकल जाते हैं। एक बंदा जो मिंग को एक गन देता है और वन करता है कि बुलेट्स वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस हैं। लेकिन जो मिंग ने कभी रियल गन देखी ही नहीं थी। वो स्टंट रहता है जब स्किल हंटर zombies को इतनी एक्यूरेसी के साथ गोली मार के गिराता है। उससे लगता है कि अगर इस क्रेजी वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो यू से भी जल्दी सीखना पड़ेगा। ड्राइवर जोमिंग से कहता है कि तुरंत शूटिंग स्टार्ट करो, ऐसे ही एक आदमी की तरह जीना पड़ता है। लेकिन हमारा बंदा, जो हमेशा से एक कॉर्पोरेट पंचिंग बैग था, थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि 100 पॉइंट्स देकर बेसिक गन स्किल्स ले सकता है। तो तुरंत वो गोली चलाना स्टार्ट करता है ताकि प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा अपना स्ट्रेस भी निकाल सके। जब वो लोग zombies को गोली से उड़ा रहे होते हैं, तभी एक खास zombie सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। जो मिंग शॉक्ड हो जाता है देखकर कि ये अनडेड उनकी तरफ स्प्रिंट कर रहा है। कॉर्प्स हंटर समझाता है कि ये सेकंड क्लास ज़ॉम्बी है, जो नॉर्मल वाले से ज्यादा फास्ट और ज्यादा टफ होता है, इसलिए केयरफुल रहना होगा। जो मिंग लगभग घबरा के सांस ही अटक लेता है। ज़ॉम्बी उन पे जंप करके कॉर्प्स हंटर को गिरा देता है और बेचारा बंदा लगभग चोक होके मरने ही वाला होता है। तभी जो मिंग स्टेप लेता है। वो एक नी स्मैश लगाता है ज़ॉम्बी को और गन का बैरल उसके मुंह में घुसा देता है। फिर बराज ऑफ बुलेट्स चला के उसका दिमाग उड़ा देता है। कॉर्प्स हंटर हमारे हीरो की गट्स और स्ट्रेंथ की तारीफ करता है। इंप्रेस होके बोलता है कि उसने एक सेकंड क्लास ज़ॉम्बी को ऐसे ही खत्म कर दिया जैसे कुछ भी ना हो। जो मिंग स्माइल करता है, थैंकफुल होता है कि उन्होंने उसकी लाइफ बचाई, और वो भी नहीं चाहता था कि वो लोग मर जाएं। हुडी वाला बंदा ज़ॉम्बी को इंस्पेक्ट करने बैठता है और एक क्रिस्टल निकालता है जो सबको सरप्राइज कर देता है। पता चलता है कि ज़ॉम्बी से बनने वाले क्रिस्टल्स 1 से 9 रैंक तक होते हैं, और ये वाला एक सेकंड क्लास ज़ॉम्बी कोर है। हंटर तुरंत वो क्रिस्टल जो मिंग को देने लगता है, इंसिस्ट करता है कि ये उसकी लाइफ सेव करने का रिपेमेंट है। जो मिंग अभी भी एक फॉर्मर कॉर्पोरेट स्लेव की तरह सोचता है और हेजिटेट करता है इतना एक्सपेंसिव आइटम लेने में। लेकिन सोल्जर खुशी से इंसिस्ट करता है कि जो मिंग डिजर्व करता है, क्योंकि उसने उसके भाई की लाइफ बचाई। वो लोग उसे कुछ फर्स्ट क्लास क्रिस्टल्स भी दिखाते हैं जो उतने वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन फिर भी एमो और फूड खरीदने के लिए काफी होते हैं। अब जो मिंग सोचने लगता है कि शायद हंटर बनना चाहिए। रिस्क तो है, लेकिन पैसे कमाल के मिलते हैं। हंटर एक्साइटेड होके जो मिंग को अपनी क्रू ज्वाइन करने इनवाइट करता है, लेकिन वो पोलाइटली कहता है कि उसे सोचना पड़ेगा। हुडी वाला बंदा अश्योर करता है कि ये सिर्फ उनके कैप्टन की आदत है प्रॉमिसिंग लोगों को इनवाइट करने की। कार स्पीड से मिलिट्री कैंप की तरफ जा रही होती है और जो मिंग बैक सीट में चिल करते हुए अपना क्रिस्टल चेक कर रहा होता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो बताता है कि ये एक सेकंड क्लास ज़ॉम्बी कोर है, और पूछता है क्या वो इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहता है। बिना हेजिटेशन के वो यस बोलता है, और पुफ, क्रिस्टल गायब और उसके पास 100 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक्साइटेड होकर जो मिंग सोचता है कि ये क्रिस्टल तो कम से कम 100 ग्राम गोल्ड के बराबर की वैल्यू का होगा। जो मिंग को लगता है इतने सारे पॉइंट स्कोर करके जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो बहुत ज्यादा बैगेज ले जा रहा है और पूछता है क्या वो स्टोरेज स्पेस खरीदना चाहता है। 100 पॉइंट्स में 1 क्यूबिक मीटर। बिना सोचे समझे वो स्टोरेज ले लेता है ताकि उसके स्क्रॉनी कंधों पे दबाव डालती हुई कैंस का लोड हल्का हो जाए। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो लोग रेफ्यूजी कैंप पहुंचते हैं। ड्राइवर सबको बोलता है सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि वो सेंट्रल जोन की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में वो लोग ऐसे सिविलियंस को देखते हैं जो फूड के लिए भीख मांग रहे होते हैं, सिर्फ एक आलू के बदले कुछ भी करने को रेडी। जब वो बेस पहुंचते हैं तो सोल्जर्स बेस का दरवाजा खोलते हैं। कॉर्प्स हंटर कैप्टन तुरंत अपना आईडी दिखाता है। एक ईगर सोल्जर कैप्टन से पूछता है आज कितना कमाया। कैप्टन प्राउडली कहता है कि उन्होंने काफी फूड खरीदने लायक कमा लिया है, और हमारे हीरो की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये उनका मेजर लूट था जो उन्होंने हंट में पकड़ा। फिर वो सोल्जर को बोलता है कि हमारे लड़के को बेस में एंट्री पास दे दो। अंदर सेफ जोन यानी सेंट्रल जोन में घुसने के बाद हमारा हीरो अपना आईडी कार्ड ले लेता है। कैप्टन को कुछ और काम होते हैं तो वो लीव ले लेता है। दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम वेव करते हैं। फिर हमारा बंदा तुरंत अपनी बीफ की कैंस समन करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, सिर्फ $20 के इन्वेस्टमेंट से 37 मिलियन कमाना। थोड़ी देर बाद सीन मार्केट में शिफ्ट होता है जहां सब लोग अपने गुड्स बेच रहे होते हैं। हमारे हीरो को देख के शौक लगता है कि उसकी दुनिया के नॉर्मल चीजें यहाँ लग्जरी आइटम्स की तरह हाई प्राइस पर बिक रही है। तभी उसे एक आदमी डरा देता है जो एक और कॉप्स हंटर लगता है, बड़े बड़े मसल्स और इंटिमिडेटिंग ऑरा। वो बंदा उसे बोलता है क्या मैं तेरा गन देख सकता हूँ। जो मिंग जानबूझकर जोर से बोलना शुरू करता है ताकि सबकी अटेंशन अट्रैक्ट हो जाए, और लाउडली उस मस्कुलर बंदे पर फेलिनी अटेम्प्ट का इल्जाम लगाता है। जो मिंग जोर जोर से दिन के उजाले में हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी वो गोरिल्ला जैसे दिखने वाला बंदा तुरंत उसे रियश्योर करता है कि वो बस गन्स बेचने आया है
और अपना पूरा स्टॉल जो फायर आर्म्स से भरा है देखता है। वो मर्चेंट देखता है कि हमारा हीरो बाउंटी हंटर्स के साथ घूम रहा है, तो उससे लगता है कि शायद इसे सॉलिड वेपन्स की जरूरत होगी। सिंह को काफी शौक लगता है कि कोई ओपनली गन्स बेच रहा है। मर्चेंट तुरंत एक्सप्लेन करता है कि इस बिगड़े हुए वर्ल्ड में लोगों को प्रोटेक्शन के लिए गन्स चाहिए। वो अपने गन्स की तारीफ करता है और जो मिंग को 20% डिस्काउंट ऑफर करता है, लेकिन बदले में 5 Tier 2 क्रिस्टल्स मांगता है। रोइंग ऑनेस्टली बोलता है कि उसके पास तो एक भी पैसा नहीं है। ये सुन के मर्चेंट डिसगस्टेड हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तू जा, मेरे सामने से हट जा ब्रोक आदमी। तभी जो मिंग अपना ट्रम्प कार्ड निकलता है। वो मर्चेंट को बोलता है कि कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करो और एक कैन ऑफ बीफ निकलता है। क्लेम करता है कि ये किसी फैंसी क्रिस्टल से भी ज्यादा कीमती है। मर्चेंट हैरान हो जाता है और मान लेता है कि कैन फूड यहाँ सबसे वैल्यूएबल है। जो मिंग कॉकी हो जाता है और मर्चेंट को थोड़ा पीक देखता है फूड का। जैसे ही वो कैन क्रैक करता है और मर्चेंट उसे देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। मर्चेंट तुरंत अग्री करता है कि कोई भी गन वो 5 कैंस के बदले दे देगा। जो मिंग उसका हाथ तुरंत शेक करता है और एक गन पिक करता है। फिर वो पूछता है कि इस गन के लिए बुलेट्स कहाँ से मिलेंगी। मर्चेंट उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है एम्यूनिशन स्टोर का। जब जो मिंग स्टोर पहुंचता है तो दिखता है कि और लोग वहां परचेजेस कर रहे हैं। वो भी लाइन में लग जाता है और अपने गन के लिए एम्यूनिशन मांगता है। काउंटर के पीछे वाली लेडी बोलती है कि एक बॉक्स की प्राइस 10 ग्राम गोल्ड है और अगर वो 10 बॉक्स खरीदे तो एक बॉक्स फ्री मिलेगा। हमारा हीरो शॉक हो जाता है इतनी ज्यादा प्राइस सुनकर। वो लेडी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती, उससे इंसल्ट करना शुरू कर देती है। बोलती है कि तू एक ब्रोक पीस ऑफ शिट है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर मैं इस इडियट की जगह होता तो इस लड़की के बैड माउथिंग के लिए उसके जिगली एसेट्स को स्क्वीज कर देता। वैसे भी जो एक गोल्ड बार निकालता है और पूछता है कि क्या ये एमो के लिए इनफ होगा। लेडीज वो मोटा सा गोल्ड बार देख के खुश हो जाती है और तुरंत उसे बंच ऑफ एमो बॉक्सेस ऑफर करती है। फिर वो अपने क्लीवेज से एक बिजनेस कार्ड निकालती है और बोलती है कि एमो की जरूरत हो तो उसे कांटेक्ट करना। वो स्टूपिड बंदा तुरंत उसका कार्ड ले लेता है और स्टॉल से निकालते ही डिसाइड करता है कि अब घर लौटना है। जब वो घर आता है तो अपने एपोकलिप्स वर्ल्ड से लाए हुए सारे लूट को टेबल पे फैला देता है, बिना इस बात का क्लू के कि उसके साथ क्या करे। तभी नॉक होती है दरवाजे पे और वो तुरंत सब चीजें छुपाने लगता है। उसे टेररिस्ट नहीं दिखना। दरवाजा खोलता है तो समझ आता है कि ये उसकी कोवर्कर सुरोकिंग है। वो जल्दी से उससे बोलता है कि थोड़ा बाहर रुको और अपना सारा सामान बेड के नीचे स्टफ कर देता है। फिर दरवाजा खोल के हैरान होता है उसे देखकर और पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कैजुअली बोलती है कि उसने ज्यादा फूड बना लिया था और शेयर करने आ गई है। थोड़ा टीजिंग टोन में बोलती है मुझे बाहर इतनी देर क्यों वेट कराया। वो ऑनेस्टली एडमिट करता है कि बस थोड़ा सा मेस क्लीन कर रहा था। लड़की जो फूड बॉक्स लाई थी वो फ्रिज में रख देता है और अपने आप को रोक नहीं पाता उसे एडमायर करने से। सोचता है क्या ये उसकी फ्यूचर वाइफ हो सकती है। वो इमेजिन करने लगता है सिनेरियोज जिसमें वो काम से देर से घर आता है और ये लड़की नाइट सूट में रेडी है कुछ इंटीमेट टाइम के लिए। रियलिटी में वापस आते ही लड़की बोलती है क्योंकि ये रूम एक वर्जिन का है तो यहाँ जरूर कुछ हिडन चीजें होंगी। लड़का ब्लश करता है और अश्योर करता है कि वो इनोसेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। पर असल में जो चीजें उसने बेड के नीचे छुपाई है वो डर्टी मैगजीन से भी ज्यादा स्कैरी है। अचानक लड़की को जमीन पर कुछ शाइनी सा दिख जाता है। लड़का शौक में लगभग अपनी जान ही निकल देता है वो शाइनी चीज देखकर। इंपल्सिवली वो लड़की की तरफ लपट पड़ता है जैसे कोई क्रीप। लगभग उसके ऊपर गिरने ही वाला था पर तुरंत संभल जाता है और माफी मांगता है। एडमिट करता है कि उसकी ब्यूटी ने उसका दिमाग हाईजैक कर लिया। सरप्राइजिंगली लड़की उसकी इस फॉरवर्डनेस पे गुस्सा नहीं होती, बल्कि हिंट देती है कि अगर वो आगे बढ़ता तो उस बुरा नहीं लगता। वो टीज करते हुए चली जाती है और कहती है एक यंग लड़के का एक्साइटेड होना नॉर्मल है जब वो मुझे देखता है। लड़का सोचता है कि अब तो वो उससे नफरत करेगी उसके ऑकवर्ड मूव्स की वजह से, पर जाते जाते लड़की कन्फेस करती है कि उसे खुशी होती है ये जानकर कि वो उसे पसंद करता है। अकेले रहकर वो वर्जिन लड़का बिल्कुल फ्लस्टर्ड हो जाता है, ये सोचकर कि शायद वो भी उसे पसंद करती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और डिसाइड करता है कि इन सोचों को साइड में रखे क्योंकि उसके पास और भी प्रेसिंग मैटर्स है। वो बाहर निकलता है और डिसाइड करता है कि अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में वापस जाने से पहले और फूड गैदर करे। उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सरप्लस पोटैटोज बार्गेन प्राइस पे बेच रहा होता है। वो तुरंत सोचता है कि पोटैटोज कैंड फूड से ज्यादा सेफ ऑप्शन है क्योंकि फैंसी कैंड फूड ट्रबल अट्रैक्ट कर सकता है उस कियोटिक वर्ल्ड में। वो ओल्ड मैन के पास जाके प्राइस पूछता है। ओल्ड मैन बोलता है कि ये बच्ची हुई है इसलिए 20% डिस्काउंट देगा। लड़का एग्री करता है और कहता है सब ले लूंगा और पूछता है क्या वो इन्हें उसके घर डिलीवर कर सकता है। वो डाउट करता है कि ओल्ड मैन इतना बड़ा कैरेज खींच पाएगा, पर उसकी सोच गलत साबित होती है जब ओल्ड मैन अपनी शर्ट फाड़ के अपना रिब्ड मस्कुलर बॉडी दिखाता है। अब उसके घर में पोटैटोज का पहाड़ जमा हो जाता है
और वो ओवरवेल्म्ड फील करता है, रिग्रेट करता है कि बिना मात किए सब खरीद लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मिंग को मार्केट प्लेस में भटकते हुए, अपने पोटैटोज के साथ ये सोचते हुए कि अब इनके बदले क्या खरीदे। वो एक ब्लैकस्मिथ शॉप में जाता है जहां स्मिथ उसे बुलाता है और अपने हैंडमेड वेपन्स दिखाता है जो स्पेशली ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। क्यूरियस होकर वो पास जाता है। लड़का पूछता है कि जब हाईटेक गन्स अवेलेबल हैं तो फिर कोई ट्रेडिशनल मेले वेपन्स क्यों यूज करेगा। ओल्डमैन समझाता है कि गन्स इफेक्टिव तो हैं लेकिन वो बहुत नॉइजी होते हैं, ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस लगती है और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो बेकार बन जाते हैं। सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी हंटर्स अक्सर पुराने टेस्टेड मेथड्स पे ही रिलाई करते हैं। लड़का समझ कर सर हिलाता है, इम्प्रेस्ड होता है कि एमो खत्म होने पर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के ऑल्टरनेटिव वेज हैं। फिर वो पूछता है कि ये वेपन्स कितने के मिलते हैं। स्मिथ कहता है कि वो सिर्फ फूड ही एक्सेप्ट करता है एज पेमेंट, वो भी अच्छा खाना। लड़का थोड़ा डाउट, पर उसकी सरप्राइज के लिए स्मिथ की आंखों में चमक आ जाती है जब वो फाइन पोटैटोज देख लेता है। गोल्डन पील और उनकी अमेजिंग स्मेल देखकर ओल्ड मैन तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए अग्री कर लेता है पोटैटोज के बदले अपना बेस्ट नाइफ देने के लिए। वो जोमिंग को दिखाता है ज़ॉम्बी स्लाइसर, एक स्वॉर्ड जो क्रिस्टल से एम्बेडेड है और ज़ॉम्बीज को सिग्निफिकेंट डैमेज देती है। ये उसकी सबसे प्राइज्ड पोजेशन है। हमारे क्लूलेस बडी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, सोचता है कि इतनी पतली स्वॉर्ड कुछ बार यूज होने के बाद टूट नहीं जाएगी क्या। स्मिथ उसे अश्योर करता है कि ये स्वॉर्ड ज़ॉम्बीज के बॉडी से क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करती है और जितने ज्यादा क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करती है उतनी ही स्ट्रांग बन जाती है। ये सुनकर लड़का थ्रिल्ड हो जाता है। किसके दिमाग में आता कि एक सैक ऑफ पोटैटोज इतनी वैल्यूएबल चीज दिलवा देगा। जोमिंग अपने स्टैट्स चेक करता है और डिसाइड करता है कि 100 पॉइंट स्पेंड करके एलिमेंट्री स्वॉर्ड मास्टरी एक्वायर करे। अब वो और कॉन्फिडेंट फील करता है और बसलिंग मार्केट प्लेस से निकालकर फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज उसके करीब आते हैं वो तुरंत अपनी नई ज़ॉम्बी स्लाइसर निकालता है एक बड़ी सी स्मग के साथ, और फिर वो जोर से स्विंग करता है। स्वॉर्ड ज़ॉम्बीज के नेक को ऐसे स्लैश करता है जैसे सैलेड के लिए क्यूकम्बर स्लाइस कर रहा हो। स्वॉर्ड प्रिसिशन और ग्रेस के साथ मूव करता है और उसका सरफेस ब्लड स्लाइड होने के बाद भी उतना ही क्लीन और कूल रहता है जैसे वो कभी यूज ही नहीं हुआ हो। जोमिंग स्वॉर्ड की इफेक्टिवनेस और ड्यूरेबिलिटी देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट का सर्ज आता है क्योंकि अब उससे लगता है कि वो इस डेंजरस वर्ल्ड के चैलेंजेस हैंडल करने के लिए वेल इक्विप्ड है। वो तुरंत मॉन्स्टर से गिरता हुआ क्रिस्टल कलेक्ट करता है। तभी वो एक गन शॉट सुनता है और देखता है एक लेडी ज़ॉम्बीज को ब्लास्ट कर रही है नियर बाय। वो थोड़ी अनॉयड लग रही है क्योंकि ये लेवल 1 ज़ॉम्बीज उसे इतना लूट नहीं दे रहे कि वो अपना एमो रीस्टॉक कर सके। फिर एक लेवल 2 ज़ॉम्बी उस पर चार्ज करता है। वो ईगली अपना गन एम करती है, एक्सपेक्ट करती है कि इससे बेटर लूट मिलेगा क्योंकि ये टफर फो है। लेकिन एक पूरी मैगजीन एम्प्टी करने के बावजूद भी लॉन्ग टंग वाला ज़ॉम्बी बुलेट्स के बराज से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। वो अपने क्लीवेज में टक्ड दूसरा मैगजीन निकलने जा रही होती है, पर तभी एकली मॉन्स्टर इतना फास्ट मूव करता है कि उसका हाथ ही पकड़ लेता है रीलोड करने से पहले। मैगजीन ग्राउंड पे गिर जाता है और वो अपना हाथ ज़ॉम्बी की ग्रिप से छुड़ाने की स्ट्रगल करती है। जल्दी ही ज़ॉम्बी अपनी टंग से उससे पूरा पकड़ लेता है और उसके ऊपर चिप चिप से स्लॉबर करना शुरू कर देता है। लड़की को स्लाइमी टंग का चेस्ट पर रब होना डिस्गस्टिंग लगता है, शायद सीक्रेटली एंजॉय भी कर रही हो, कौन जाने। तभी हमारा हीरो जंप करता है स्वॉर्ड हाथ में लेकर और एक ही स्विंग मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार और एक ही झटके में राक्षस की जीभ काट देता है। राक्षस दर्द से चिल्लाता है जब हमारा नायक इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक और वार करता है, लेकिन राक्षस जल्दी से अपनी जीभ फिर से उगा लेता है, जो मिंग की तलवार पकड़ लेता है और उसे ऐसे फेंक देता है जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा टॉफी खो रहा हो। यहाँ तक कि राक्षस को भी हमारे नायक की तलवार खोने की प्रतिक्रिया देखकर मजा आता है। लेकिन राक्षस की खुशी का पल तब खत्म हो जाता है जब उसे सीधे गोलियां लगती हैं जो उसके शरीर को चीर देती हैं, और इन गोलियों के पीछे का खुश ट्रिगर सैनिक हमारा हीरो है। बेशक जैसे ही राक्षस गिरता है वह जल्दी से क्रिस्टल इकट्ठा करता है, लेकिन फिर उसे लड़की की याद आती है और वह उसकी ओर दौड़ता है। वह उसे पुकारने लगता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है। यह स्पष्ट है कि वह ठीक नहीं है क्योंकि उसके शरीर पर जहर संक्षारक है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। लड़का तुरंत एक नदी ढूंढता है, उसे धोता है और अपनी जैकेट से उसके नग्न शरीर को ढक देता है। जब महिला जागती है और महसूस करती है कि वह बिना कपड़ों के है तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा और हैरान होती है। ये समझ नहीं पाती कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंची। हमारे नायक को बिना शर्ट के देखकर वह और भी गुस्से में आ जाती है और वह झो मिंग के चेहरे पर एक पत्थर फेंकती है,
लेकिन मेरा दोस्त पत्थर पकड़ लेता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया और समझाता है कि उसके शरीर पर लेवल 2 ज़ॉम्बी का जहर था और अगर उसने उसकी मदद नहीं की होती तो वह अब तक मर चुकी होती। लड़की और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान इस लड़के ने उसके पूरे शरीर को छुआ। वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि उसने केवल कमर से ऊपर ही छुआ, लेकिन वह अभी भी इससे बेहतर महसूस नहीं कर रही है। माहौल को हल्का करने के लिए लड़का कुछ स्वादिष्ट आलू निकालता है और उससे बताता है कि वह उन्हें मुआवजे के रूप में ले सकती है। महिला हैरान हो जाती है, लेकिन उन आलूओं में पूरी तरह से डूब जाती है, हर एक टुकड़े का आनंद लेती है, भले ही वह कच्चा आलू खा रही हो, कोई बात नहीं। फिर लड़का सुझाव देता है कि अतिरिक्त स्वाद के लिए कुछ लाओगनदाई सॉस डालें। महिला बताती है कि यह चीज यहाँ नहीं मिलती और वह हमेशा इसे आजमाना चाहती थी, लेकिन यह बेहद महंगा है। अभी वह उत्सुकता से सॉस को आलू पर फैलाती है और हर कौर में इसे स्वादिष्ट पाती है। लगता है कि उस लड़के ने एक नया साइड गिग ढूंढ लिया है, मसाले बेचकर कुछ और पैसे कमाने के लिए। लड़की कूद कर पूछती है कि क्या हमारा हीरो उसे बाकी लाओगनडाई सॉस बेच देगा। लड़का पहले थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वह पूरी बोतल दे देता है, कहता है कि वह इसे बेचने में खुश होगा। महिला पूरी बोतल मुफ्त में पाकर हैरान हो जाती है। वो शक करने लगती है क्योंकि इनमें से एक आसानी से बाजार में 10 सोने के सिक्के ला सकता है, फिर भी यह लड़का इसे मुफ्त में दे रहा है। यह उसे इस लड़के के बारे में जानने के लिए उत्सुक बनाता है। फिर लड़का पूछता है कि क्या वह भविष्य में और इस अच्छी चीज को चाहेंगी। लड़की उत्सुकता से सिर हिलाती है, कहती है कि वह जरूर चाहेंगी, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। लड़का फिर अचानक कहता है कि वह अन्य चीजों का व्यापार कर सकती है, जैसे उसका शरीर। लड़की यह सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और उसे पीछे धकेल देती है। रक्षात्मक होकर कहती है कि वह खाने और पैसे के लिए खुद को नहीं बेच रही है। लड़का जल्दी से स्पष्ट करता है कि उसका मतलब वैसा नहीं था। वह समझाता है कि वह उसे काम पर रखना चाहता है। वह वादा करता है कि वह उसके लिए काम करेगी और बदले में वह उसे खाना खिलाएगा और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी उपकरण प्रदान करेगा। महिला फिर से उसका गला घोंटने लगती है, यह जानने की मांग करती है कि उसने पहले यह क्यों नहीं बताया। फिर वह उसकी शर्तों को मान लेती है, लेकिन जोर देती है कि वह अब से केवल उसके लिए काम करेगी और उसके आदेश के तहत वह कुछ और नहीं करेगी जो वह सोच सकता है। वह आदमी तुरंत जंगली सपने देखने लगता है, उसे एक बनी सूट में कल्पना करता है और लड़की उसे बताती है कि उसे एक झोंबी के रूप में सोचे और उसे अपनी बंदूक से गोली मारने के लिए कहती है, चाहे वह कोई भी बंदूक हो। आप समझ गए होंगे। उसे लार टपकाते हुए देखकर लड़की मजाक में उसका गला दबाने लगती है और वह जल्दी से अपनी गड़बड़ कल्पनाओं के लिए माफी मांगता है। वे काम पर लग जाते हैं और जो मिंग बताता है कि बाजार महल के पास ज्यादातर निम्न स्तरीय जॉम्बी हैं। लड़की समझाती है कि वास्तव में जॉम्बी के 9 स्तर होते हैं और क्षेत्र में स्तर 3 के जॉम्बी की बाढ़ आ गई है। लड़का भ्रमित दिखता है और पूछता है कि 9 प्रकार कैसे हो सकते हैं जब उसने सुना है कि केवल 8 स्तर होते हैं। महिला स्पष्ट करती है कि 9वां स्तर विशेष माना जाता है क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की ताकत में बहुत भिन्नता हो सकती है, जो स्तर 1 की तरह कमजोर से लेकर स्तर 8 के ज़ॉम्बीज को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकते हैं। चलते समय हमारा नायक एक आदमी की गंध महसूस करता है जो मौत की तरह बदबू मारता है, जिससे उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। महिला बताती है कि पानी मिलना मुश्किल है, इसलिए लोगों का हफ्तों या 2 तक न नहाना सामान्य है। लड़का फिर उसे चिढ़ाता है, पूछता है कि क्या उसने भी 1 या 2 हफ्ते से नहाया नहीं है। महिला शर्मा जाती है और जल्दी से इनकार करती है। ये जोर देकर कहती है कि वह अक्सर नदी पर साफ होने जाती है। अचानक चश्मा पहने एक लड़की आती है। नारंगी सिर वाले को शीनुओ कहकर बुलाती है। सफेद सिर वाला आकर्षक ढंग से पूछता है कि वह देर से क्यों आई। शीनुओ अपनी दोस्त की ओर दौड़ती है, पूछती है कि क्या आज भूखे भेड़ियों का गिरोह उन्हें लूटने नहीं आया, जिस पर सफेद बालों वाली लड़की जवाब देती है कि उनके पास यहाँ वैसे भी कुछ कीमती नहीं बचा है। अचानक चश्मा पहने लड़की चक्कर खाकर लगभग बेहोश हो जाती है और अचानक गिर जाती है। हमारा नायक उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह बस कहती है कि उसे भूख लगी है। यह सुनकर लड़का आलू निकालता है और चश्मा पहने लड़की इस स्वादिष्टता को देखकर खुश हो जाती है। जब वह आलू खाने लगती है तो हमारा नायक पूछता है कि वह कौन है। फिर शीनुओ बताती है कि वह उसकी पड़ोसी है। यह मजेदार है कि यहाँ हर कोई कच्चे आलू खाता हुआ लगता है। लड़की अपना परिचय वैनवेन के रूप में देती है, जो प्रोग्रामर लड़की है और हम में से कुछ के लिए वह संभावित बूबर वाइफू सामग्री भी है। वैसे भी शीनुओ बताती है कि इस दुनिया में अब कोई काम करने वाला इंटरनेट नहीं है, जिससे उसकी सभी प्रोग्रामिंग कौशल यहाँ बेकार हो गई है। यह सुनकर वैनवेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वह सहमत होती है। कहती है कि चाहे उसकी कौशल कितनी भी अच्छी क्यों न हो, शायद इस जगह पर वे एक आलू के छिलके के बराबर भी नहीं होंगे। लेकिन जो मिंग उसे प्रोग्रामिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वह रुचि रखता है और शायद उसका काम खरीद भी सकता है। वह उसके प्रयासों के लिए उसे मुआवजा देने का वादा करता है। उसके मन में वह हमें समझाता है कि यह युग उसके अपने युग से तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, इसलिए उसे विश्वास है कि यहाँ प्रतिभाशाली लोग हैं जो उसे एक और व्यवसाय बनाने में मदद कर सकते हैं। फिर लड़की हमें अपना पेन ड्राइव दिखाती है, कहती है कि इसमें उसके प्रोग्राम एंड ऑफ द वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के लिए वर्षों से एकत्र किया गया सारा डेटा है। इसमें राक्षसों, भूगोल, समस्याओं, संसाधनों के विवरण शामिल हैं और यह डेटा विश्लेषण भी कर सकता है। वह आदमी पेन ड्राइव में इतनी उपयोगिता के बारे में सुनकर चौंक जाता है।
लेकिन फिर लड़की आह भरती है और स्वीकार करती है कि यह केवल एक अर्ध समाप्त उत्पाद है। उससे पूरा संस्करण पूरा करने के लिए अधिक समय और जनशक्ति की आवश्यकता है, जो बिना मदद के असंभव लगता है। वह अपनी दोस्त से सहमत है कि उसके प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं और लाश शिकारी बनने पर विचार करती है। हालांकि लड़का उसे भोजन और सुरक्षा का वादा करता है, बशर्ते वह किसी को परियोजना में मदद करने के लिए ढूंढ सके और इसे समय पर पूरा कर सके। लड़की उत्साहित हो जाती है और तुरंत सहमत हो जाती है। कहती है कि वह कुछ प्रोग्रामर्स को जानती है। जब तक हमारा लड़का खाना प्रदान करता है, सभी शोध परिणाम उसके होंगे। सौदा पक्का करने के बाद वे एक दूसरे के साथ दोस्ताना हो जाते हैं, जिससे क्षुनुओ किनारे पर प्यारी सी नाराजगी के साथ जलन महसूस करती है। वह बड़बड़ाती है कि इतने सारे खाने के साथ वह आसानी से एक शिकारी कबीले से मदद ले सकती है। ये सुनकर लड़का उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ता है और कहता है कि वह भी यही सोच रहा है। अगर वे पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो सभी को खाना मिलेगा, पूरा उपकरण मिलेगा और वह उसे नेता बनाने का वादा करता है। यह स्वार्थी लड़की इस आकर्षक प्रस्ताव पर खुश हो जाती है। उसकी निराशा भरी जलन एक खुश मुस्कान में बदल जाती है। वह हमारे हीरो की ओर झपटती है, उसे इतनी जोर से गले लगाती है कि उसकी छाती उसके सीने से दब जाती है। फिर वो चली जाती है, यह वादा करते हुए कि वह जल्द ही एक दल के साथ लौटेगी। लगभग आधे घंटे बाद वह कई लोगों के साथ लौटती है। जो मिंग इस छोटे समूह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं लगता, लेकिन लड़की गर्व से अपना सीना फुलाती है, जो शायद उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक लड़की है, और घोषणा करती है कि वे सभी बहुत कुशल हैं। सही तरीके से खिलाने पर वे और भी बेहतर हो जाएंगे। लड़का अपना परिचय देता है कि वह एक दूर स्थान से आया है जो कभी झूठ नहीं बोलता। वह समझाता है कि अगर हर कोई उसकी मदद करता है तो उन्हें खाना मिलेगा, और जितना अधिक वे काम करेंगे उतना अधिक खाना मिलेगा। बस इतना ही। इस बीच पृष्ठभूमि में दो लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, भोजन लेकर भागने की योजना बना रहे हैं ताकि जोंबी हमलों से बच सकें। तभी एक गोली उनके सिर के पास से गुजरती है और उनके पीछे एक पेड़ के तने में लगती है। हमारा नायक इन डरे हुए लोगों को स्पष्ट कर देता है कि वह किसी भी गुप्त योजना को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच बाकी लोग आलू देखकर बहुत खुश हैं, ये मानते हुए कि उनके भूख के दिन आखिरकार खत्म हो गए हैं। उसके बाद लड़का कुछ उपकरण खरीदने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद हम जंगल में एक जोड़ी झोंबी प्रेमियों पर ठोकर खाते हैं, जिन्हें हमारे हीरो के साथी सदस्यों द्वारा गोलियों से जल्दी ही नष्ट कर दिया जाता है। लड़का उन्हें गोलियां बर्बाद करने के लिए डांटता है, अगली बार सिर पर निशाना लगाने की सलाह देता है। अचानक एक नाराज सुअर जैसे आदमी जंगल से बाहर आता है, घमंड से पूछता है कि कौन उनके भूखे भेड़िया कबीले के क्षेत्र में गोली चलाने की हिम्मत करता है। लाल बालों वाली को पहचान कर वह और भी गुस्से में आ जाता है, उसे भागने या मौत का सामना करने की चेतावनी देता है। महिला बस मुस्कुराती है और उसके अनुयायी जल्दी से अपनी बड़ी बंदूकें सुअर जैसे आदमी पर तान देते हैं और दुश्मन दृश्य में शामिल हो जाते हैं। हमारे हीरो को बेवकूफ कहते हैं और अगर वह अपनी जान की परवाह करता है तो उसे अपने हथियार सौंपने की मांग करते हैं, लेकिन हमारे आदमी के पास अपनी ही ढाक है। वह टिप्पणी करता है कि बात करते समय बंदूकें तानना अशिष्ट है, और उन शब्दों के साथ वह अपनी तलवार निकालता है और घमंडी आदमी के हाथ पर वार करता है, जिससे खून बहने लगता है और वह दर्द से जमीन पर तड़पने लगता है। जो अपनी तलवार के साथ एकदम पागल लग रहा है और उसके पीछे के उसके साथी जंगली जानवरों की तरह आदेश के लिए तैयार हैं। कटे हुए हाथ वाला आदमी चेतावनी देता है कि हमारे नायक ने भूखे भेड़िया गिरोह से लड़ाई मोल ली है, यह दावा करते हुए कि उनका बॉस इतना ताकतवर है कि वह म्यूटेंट जॉम्बीज को भी हरा सकता है और यहाँ सभी को धूल चटा देगा। डरपोक लोग अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए भागने का फैसला करते हैं, लेकिन मेरा आदमी घमंडी आदमी से रुकने के लिए कहता है। पहले घमंडी आदमी हमारे हीरो के शब्दों से कांपता है और जो उत्सुकता से अपनी उंगलियां चटकाता है। उन्हें बुरी तरह पीटने के बाद वे उनकी हर चीज, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार लेते हैं। लड़का उन्हें भागने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि फिर कभी कमजोरों से पंगा न ले, वरना उन्हें फिर से पिटाई मिलेगी। अगला दृश्य है स्टार्विंग वुल्फ कबीले के मुख्यालय में। वही चेला अपने नेता को रिपोर्ट करता है कि एक आदमी न केवल घुसपैठ किया बल्कि नेता और पूरे कबीले को हारे हुए कहकर कबीले का बड़ा अपमान किया। यह सुनकर नेता गुस्से में खड़ा हो जाता है और हमारे नायक से कबीले का अपमान करने का बदला लेने का वादा करता है, लेकिन फिर वह उस चापलूस पर पलटता है, उसे बेकार कहता है कि वह नंगा और डरा हुआ वापस आया है। और खैर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होता है। बेचारा चापलूस अपने ही नेता के हाथों मारा जाता है। हमारी पार्टी के साथ वापस वे बियर पार्टी कर रहे हैं और जो मिंग उत्साहित है कि उन्होंने सभी की मेहनत की बदौलत इतना लूट इकट्ठा किया। वह उन्हें खाने और आनंद लेने के लिए कहता है। सभी खुश होकर चीयर्स करते हैं और अपने गिलास उठाते हैं। इस बीच दोनों लोग तय करते हैं कि अब देर हो गई है, इसलिए वे रात खत्म करते हैं। अगली सुबह आती है और हमारा लड़का थका हुआ महसूस करते हुए जागता है। उसके हाथ थकान से दुख रहे हैं और उसे एहसास होता है कि उसने पिछली रात बहुत ज्यादा पी ली थी। उसे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक वह देखता है कि किसी का हाथ उसके शरीर पर रखा हुआ है। जब वह मुड़कर देखता है तो वह महिला को अपने बगल में सोते हुए देखता है। वह जागती है और कहती है कि उसने वर्षों से इतना नहीं पिया है। उसे बिना टॉप के देखकर वह लड़का पूरी तरह से शर्मा जाता है। जब महिला उसे देखती है तो वह चिंतित हो जाती है और तुरंत उसे गला घोंटने लगती है। ये जानने की मांग करती है कि उसने पिछली रात क्या किया था। बेचारा लड़का बताता है कि उसे भी याद नहीं है क्योंकि वह भी नशे में था। उसी समय प्रोग्रामर लड़की तंबू में आती है और खुशखबरी देती है कि उसने अपना शोध पूरा कर लिया है।
जब वे दोनों उस महिला को देखते हैं तो शर्म से जम जाते हैं। सफेद बालों वाली लड़की सोचती है कि क्या वह गलत समय पर आई है, लेकिन दोनों लड़के उसे घबराकर आश्वस्त करते हैं कि वे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। चश्मे वाली लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि उसे पहले से ही पता है, वे कल रात इतने नशे में थे कि उसने उन्हें बस एक साथ रख दिया। शुएनो उनसे पूछती है कि वह वहां नग्न क्यों पड़ी थी, जिस पर वैन वैन समझाती है कि वे दोनों इतना उल्टी कर रहे थे कि उसे उनके कपड़े उतारने पड़े। शुएनो ने मजाक में वेनवेन के गाल को छुटकी काटी, उसे चढ़ाते हुए कि उसने अपनी ब्रा भी नहीं पहनी। फिर भी वेनवेन फिर से खुशी से खिल उठती है और सब कुछ समेटे पेन ड्राइव पेश करती है। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि इसे तो कोई भी बेवकूफ इस्तेमाल कर सकता है। लड़का उसकी टिप्पणी से थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि क्या वह उसे बेवकूफ कह रही है, यह बताते हुए कि उसे भी प्रोग्रामिंग की समझ है। मूल दुनिया के ऑफिस में हम देखते हैं कि हमारा नायक इस सुनहरे बालों वाले बॉस से परेशान है जो उस पर काम का बोझ डाल रहा है और समय सीमा पूरी न करने पर वेतन कटौती की धमकी दे रहा है। अचानक मिस बूबा ऑफ द ईयर आती है और अपने तरबूज उस बेवकूफ के सिर पर फेंक देती है। वह हमारे हीरो को मदद की पेशकश करती है अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो जाए। लड़का उन तरबूजों को महसूस करने के बाद शर्मा जाता है और जोर देकर कहता है कि वह इसे खुद संभाल सकता है। वह गर्व से पेन ड्राइव निकालता है और जब वह इसका उपयोग करता है तो बहुत सारी डिजिटल बकवास दिखाई देने लगती है। हमारा हीरो समझ जाता है कि वह इस प्रोग्राम का उपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर हैक कर सकता है। झांकते हुए वह देखता है कि बाल्डी मैकशाइन कुछ बहुत ही मसालेदार वीडियो देख रहा है। वह अपनी सुनहरे बालों वाली बॉस को प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के साथ काम करते हुए भी देखता है। साहसी महसूस करते हुए वह इस संदिग्ध व्यक्ति के सभी रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लेता है। लगभग 2 घंटे बाद सुनहरे बालों वाली बॉस फिर से अंदर आती है, उनकी प्रगति के बारे में पूछती है। करीब इंटर्न पूरी तरह से थके हुए हैं, अधिक काम और कम वेतन की शिकायत कर रहे हैं। तभी हमारा हीरो कदम उठाता है और सुनहरे बालों वाले बॉस को उनके प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए उजागर करता है। वह नाटकीय रूप से सबूतों को सबके सामने लहराकर दिखाता है। जैसे ही वे कागजात देखते हैं, इंटर्न गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सुनहरे बालों वाला व्यक्ति उन्हें प्रतिद्वंद्वी कंपनी से लिए गए व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर काम करवा रहा था, लेकिन सुनहरे बालों वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है, सबको याद दिलाता है कि वे सिर्फ बेवकूफ इंटर्न हैं जो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तभी निर्देशक अंदर आते हैं और सुनहरे बालों वाले से पूछते हैं कि वह अभी क्या कह रहा था। घमंडी सुनहरे बालों वाला व्यक्ति एक हताश डरपोक में बदल जाता है। ये समझाने की कोशिश करता है कि यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन निर्देशक उसकी कोई बात नहीं सुनते और इंटर्न से कहते हैं कि वह इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालेंगे। फिर भी हमारा नायक स्पष्ट कर देता है कि वह अब इस कंपनी के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे गद्दार हैं। वह निर्देशक को अलविदा कहता है और बाकी लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, ये समझते हुए कि ऐसी कंपनी में रहने का कोई मतलब नहीं है जहाँ उन्हें बहुत कम पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगले ही पल पूरा कार्यालय खाली हो जाता है और केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई देती है। निर्देशक इस सारी गड़बड़ी के लिए गोरे को दोषी ठहराते हैं और उसे तुरंत निकाल देते हैं। बाहर आने के बाद हमारा नायक माफी मांगता है, कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सब उसके साथ छोड़ देंगे। वे बताते हैं कि वे पहले से ही उस गोरे बदमाश और उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे, लेकिन अब उन्हें नई नौकरियां खोजने और तब तक जीवित रहने की चिंता है। लड़का उन्हें आश्वस्त करता है कि उसने कुछ पैसे बचा रखे हैं और वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में भी सोच रहा है। वह उनसे उनके संपर्क विवरण मांगता है, यह वादा करते हुए कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो उनके पास हमेशा उसके साथ एक जगह होगी। पूर्व इंटर्न ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगला दिन शुरू होता है और हम फिर से पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में हैं। हमारा नायक सामान बेचने और फिर से बेचने से थक चुका है। ये तय करता है कि अब अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का समय आ गया है। अचानक उसके 2 साथी बुरी खबर के साथ दौड़ते हुए आते हैं। शुनुओ खतरे में है। वे बताते हैं कि पिछली बार भूखे भेड़िया कबीले को नाराज करने के बाद जब शुनुओ सामान खरीदने बाहर गया था तो डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सभी की सुरक्षा के लिए शुनुओ हमलावरों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जंगल में ले गया। लड़का अपनी बाइक पर कूदता है और अपने साथियों को आधार पर लौटने और मदद बुलाने का निर्देश देता है, जबकि वह शुनुओ को बचाने जाता है। वह इंजन को तेज करता है और उसे बचाने के लिए तेजी से निकल जाता है। इस बीच शुनुओ अपनी जीप को जितना तेज चला सकती है चलाती है, जबकि गुंडे अपनी मोटरसाइकिलों पर उसके पीछे लगे हुए हैं। वे अंततः उसका रास्ता रोक देते हैं। एक घमंडी आदमी उससे कहता है कि अगर वह अपनी जान की परवाह करती है तो रुक जाए, जबकि दूसरा अपने दोस्तों को उससे पकड़ने और अपने बॉस के पास ले जाने का आदेश देता है। जैसे ही आतंक उनके चेहरों पर छा जाता है, अचानक एक विस्फोट क्षेत्र को हिला देता है जिससे वे घबरा जाते हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, एक टेडी बियर एक गुर्गे के चेहरे के पास आ गिरता है। वहां खड़ी आकृति डरावनी तरीके से प्रकट करती है कि यह टेडी बियर नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, टेडी बियर फट जाता है। गुर्गे का सिर टुकड़ों में बिखर जाता है। आश्चर्यजनक रूप से ये हमारे नायक नहीं थे जिन्होंने इस क्रूर कृत्य को अंजाम दिया, बल्कि एक प्यारी लड़की थी। उसकी प्यारी अभिव्यक्ति जल्दी ही एक पागल महिला की तरह बदल जाती है जब वह एक और ग्रेनेड का पिन खींचती है और उसे डरे हुए गुंडों की ओर फेंक देती है, उन्हें एक पल में नष्ट कर देती है। लड़की विनाश के उस क्षण का आनंद लेती है और सुनुओ उससे पहचान लेती है, उसे टीना कहकर बुलाती है। टीना सुनुओ के पास दौड़ती है और उसे कसकर गले लगाती है। वे दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय बाद देखकर राहत महसूस करते हैं। जुनुओ आभारी है कि टीना समय पर आ गई, जिससे उसके लिए एक बड़ी विपत्ति टल गई।
जब दोनों महिलाएं अपनी बहनापे की गर्मजोशी साझा कर रही हैं, एक संदिग्ध व्यक्ति छाया में छिपा हुआ है, जो और कोई नहीं बल्कि स्टार्विंग वुल्फ गैंग का नेता है। अचानक जला हुआ नौकर अपने बॉस से उसे बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी गुहार अधूरी रह जाती है क्योंकि उसका बॉस उसके साथी की खोपड़ी को चुप कराने के लिए कुचल देता है। युवती की ओर मुड़ते हुए गिरोह का नेता पूछता है कि क्या वह जाग गई है और उसे स्टार्विंग वुल्फ गैंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। उसे असीमित भोजन और पेय का वादा करते हुए एक आकर्षक मुस्कान के साथ लड़की सहमत हो जाती है, दिखावा करते हुए, दिलचस्पी दिखाते हुए, लेकिन फिर वह उन्हें चौंका देती है और कई ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे क्षेत्र में विस्फोट हो जाता है। हालांकि राक्षसी गिरोह का नेता आग से बाहर निकलता है, बिना किसी असर के लड़की पर हमला करने के लिए तैयार। इस बीच हमारा नायक झुनुओं तक पहुंचने के लिए जंगल से तेजी से गुजरता है। उससे कुछ जलने की गंध आती है और वह अचानक रुक जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब वह देखता है कि भूखा भेड़िया कबीले का नेता वहां खड़ा है, जिसने अभी अभी दोनों लड़कियों को नष्ट कर दिया है। दृश्य देखकर शू बेहद गुस्से में है, जबकि यह घमंडी कबीले का नेता हमारे नायक को बीच की उंगली दिखाकर उसे और भड़काता है। लड़का बिना समय गंवाए आदमी की ओर लपकता है, अपनी मुट्ठी तैयार रखते हुए, और आदमी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। प्रभाव से वह पास के पेड़ से टकरा जाता है, जो 2 टुकड़ों में बंट जाता है। जब तक वह ताकतवर गोरिल्ला कुछ समय के लिए रास्ते से हटता है, लड़का घायल लड़की के पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। लड़की हल्की सी मुस्कान देती है, कहती है कि आज उसे 2 बार पीटा गया है, इसलिए वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। इस बीच गोरिल्ला जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपनी चोगा उतारता है और हमारे हीरो से सीधे लड़ने की तैयारी करता है। गोरिल्ला को अपनी ओर आते देख लड़का खुद को तैयार करता है प्रभाव को सहने के लिए। जब भेड़िया गिरोह का नेता मुक्का मारता है तो हमारा लड़का पीछे की ओर उड़ जाता है। ये साफ है कि यह आदमी साधारण व्यक्ति नहीं है और इस बार जो ने भी पीछे न हटने का फैसला किया। वह अनिच्छा से अपनी मेहनत से कमाए गए स्किल पॉइंट्स को भुनाता है, थोड़ा उदास महसूस करता है क्योंकि उसने उन्हें अपनी कंपनी शुरू करने के सपने के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अब सोचने का समय नहीं है। जैसे ही पॉइंट्स खर्च होते हैं और विनिमय पूरा होता है, वह अपने शरीर में ताकत की लहर महसूस करता है, जैसे उसने वीडियो गेम में लेवल अप किया हो। जब कबीले का नेता एक और जोरदार मुक्का मारता है तो हमारा हीरो उससे आसानी से अपने हाथों से रोक लेता है। मुस्कुराते हुए वह आदमी का हाथ पकड़ता है, उसे हवा में घुमाता है और जोर से पटक देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो घमंडी आदमी को खून थूकते हुए पीछे की ओर फेंक देता है। कबीले का नेता फिर से अपनी विस्फोटक शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा आदमी उसे कोई मौका नहीं देता। अचानक कबीले के नेता के हाथ भयानक पंजों में बदल जाते हैं और वह जंगली जानवर की तरह हमला करता है। जैसे ही लड़का जमीन पर होता है, वह आश्चर्य से देखता है कि वह आदमी उसकी आंखों के सामने एक जंगली भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िया यह स्पष्ट कर देता है कि हमारा लड़का मजबूत हो सकता है, लेकिन वह एक जागृत के लिए निश्चित रूप से कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है कि जो मिंग को अब तक यह नहीं पता था कि जागृत व्यक्ति क्या होता है। राक्षस ये प्रकट करता है कि केवल कुछ लोग जब ज़ॉम्बीज से एक निश्चित मात्रा में क्रिस्टल अवशोषित कर लेते हैं तो वे मनुष्यों से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह हमारे हीरो पर हमला करता है और आसानी से उसकी छाती पर वार करता है। जैसे ही लड़का इस उलझन भरी कल्पना को समझने की कोशिश करता है, भेड़िया फिर से उस पर झपटता है। जो लड़कियों की ओर देखता है और समझता है कि अगर वह लड़ता रहा तो वे बीच में फंस सकती हैं। इसीलिए वह भेड़िए को चिढ़ाता है, उसे सुंदर कुत्ता कहता है और उसे चुनौती देता है कि वह उसे पकड़ कर दिखाए। जो वादा करता है कि अगर वह उसे पकड़ लेता है तो उसे चबाने के लिए एक हड्डी देगा। अपमान से भेड़िया गुस्से में दहाड़ता है। हमारा नायक छलांग लगाता है, राक्षस को जंगल में ले जाता है जहां वे अकेले लड़ सकते हैं। राक्षस उसे छिपना और भागना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जो अपने पेड़ की शाखा से हाथ में तलवार लेकर कूदता है। भेड़िया तुरंत बिजली की गति से मुड़ता है और जो को पेड़ के खिलाफ दबा देता है। भेड़िया अपनी बिजली जैसी तेज इंद्रियों का घमंड करता है, दावा करता है कि कोई उसे घात नहीं लगा सकता। लेकिन जो की शुरुआत में मोटे दिमाग वाले भेड़िए पर घात लगाने की कोशिश नहीं थी। वह बस अपने गाल फुलाता है और भेड़िए के चेहरे पर एक बदबूदार सांस छोड़ता है। भेड़िए की तीव्र सूंघने की शक्ति उसे धोखा देती है, क्योंकि जो की बदबूदार सांस उसे हरा देती है। जो को एहसास होता है कि कोई भी, खासकर एक भेड़िया जिसकी सूंघने की शक्ति तेज है, चाइव्स, अंडे और लहसुन से भरे पकौड़ों की बदबू सहन नहीं कर सकता। राक्षस नाराज हो जाता है और हमारे नायक पर अपनी घातक भुजा घुमाता है, लेकिन जो अपनी तलवार पकड़ता है और राक्षस के हाथ को आसानी से काट देता है और उसे कई टुकड़ों में काट देता है, जैसे कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक खीरा हो। राक्षस के मरने के बाद उसके सीने के पास कुछ चमकदार चीज उसकी नजर में आती है, जो इंद्रधनुष जैसे क्रिस्टल की तरह दिखती है। जो उसे तुरंत उठा लेता है और क्रिस्टल को अवशोषित कर लेता है। एक सिस्टम विंडो पॉप अप होती है, ये घोषणा करते हुए कि होस्ट ने एक विशेष क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया है। सिस्टम स्तर बढ़ता है, जिससे जो को झोंबी लॉर्ड नामक कौशल प्राप्त होता है। इस कौशल के साथ वह उन झोंबी प्रकार के प्राणियों को पुनर्जीवित, मरम्मत और नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है जिन्होंने अपने शव क्रिस्टल खो दिए हैं। खैर, ऐसा लगता है कि हमारे नायक को कुछ बहुत उपयोगी मिल गया है। वह इस बात से उत्साहित है कि अब वह उन पराजित ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता है। पर अचानक एक नया मिशन सामने आता है।
कम से कम 100 लोगों के लिए 1 महीने के भीतर एक आश्रय बनाओ और इनाम के रूप में ये है 3000 अंक। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, अगर वह असफल होता है तो हमारे हीरो के लिए मौत है। वह दांव को लेकर घबरा रहा है, लेकिन वह इसे झटक देता है और इसके साथ चलने का फैसला करता है। दिन का एक अच्छा हिस्सा बीत जाता है और हम बेस कैंप पर वापस आते हैं। वहाँ एक नई लड़की है, टीना, जो हमारे हीरो से अपना परिचय करवा रही है। पता चला कि उसने 3 साल पहले अपनी बहन शुनुओ को बचाया था और अब वह एक अकेली झोंबी शिकारी के रूप में काम कर रही है। लड़का हैरान है कि इतनी छोटी लड़की अकेले झोंबी का शिकार कर सकती है। फिर शुनो हमारे हीरो को बताती है कि वह जागृत है, इसलिए उससे इतनी उम्मीद की जाती है। लड़का अभी भी इस जागृत चीज के बारे में जिज्ञासु है, इसलिए टीना उसे जानकारी देती है। कुछ इंसान उन ज़ॉम्बीज से संक्रमित होने के बाद खुद ज़ॉम्बी नहीं बनते, इसके बजाय उनके सिर में ये रंगीन क्रिस्टल बन जाते हैं। अगर उन्हें एक विशेष शव क्रिस्टल मिल जाए तो ये उन्हें पागल शक्तियों के साथ जागृत कर सकता है। इसे ही जागृत होना कहते हैं। टीना की खासियत चीजों को विस्फोटक में बदलना है और वह इसे वहीं एक गिलास उड़ाकर साबित करती है। हमारे लड़के का मुंह यह देखकर खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जागृत लोग उसे लगभग अजय लगते हैं, लेकिन जुनुओ उसे सही रास्ते पर लाते हैं। कहते हैं कि यह इतना सरल नहीं है। जागृत भी ज़ॉम्बीज की तरह स्तरित होते हैं और उनके कुल 9 स्तर होते हैं। टीना शायद स्तर 3 पर है और जिस व्यक्ति को हमारे नायक ने हराया था वह संभवतः स्तर 4 पर था। टीना हमारे नायक के प्रति हमेशा के लिए अपनी वफादारी की कसम खाती है। यह देखकर प्रभावित होती है कि उसने भेड़िया कबीले के नेता को कितनी आसानी से हरा दिया। लड़का खुशी से मुस्कुराता है और टीना को जीवन भर के भोजन का वादा भी करता है। बाद में हमारा नायक भेड़िया कबीले के नेता के पूर्व अनुचरों का सामना करता है। ये बताते हैं कि वे सिर्फ डार्क मून फार्म के किसान थे जिनकी जमीन भेड़िया नेता ने छीन ली थी और अब जब वह चला गया है तो वे हमारे नायक के प्रति आभारी हैं कि उसने उन्हें मुक्त किया। लड़का उनकी प्रशंसा को टाल देता है, लेकिन सुझाव देता है कि वे अपनी वापस पाई हुई जमीन पर खेती करने लौट जाएं। हालांकि किसान बताते हैं कि जमीनें अभी भी भेड़िया नेता के अनुचरों के कब्जे में हैं, इसलिए वे हमारे नायक के स्थान पर रहने की जिद करते हैं और वादा करते हैं कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता रहे तो वे कड़ी मेहनत करेंगे। सोच विचार के बाद हमारा नायक उन्हें रहने देने का फैसला करता है, इसे वहां अपना आधार बनाने की दिशा में एक कदम मानते हुए। लेकिन ये 2 जोशीली महिलाएं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उत्सुक हैं। बाद में हम खुद को डार्क मून फार्म में पाते हैं, जहाँ हर कोई गिरोह का नेता बनने के लिए लड़ रहा है। हमारा नायक हस्तक्षेप करता है, पूछता है कि क्या सबसे मजबूत को नेतृत्व करना चाहिए, तो वह खुशी से जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वह कूदता है और तुरंत दोनों प्रतिद्वंद्वियों को हरा देता है। टीना भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और अपने बमों से पूरे स्थान को उड़ा देती है। अन्य किसान भी उत्तेजित हो जाते हैं और अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने का निर्णय लेते हैं। 30 मिनट बाद वे कभी उत्सुक लड़ाके अब सभी जमीन पर पड़े हैं, पराजित। फिर हमारा लड़का किसानों को आश्वस्त करता है कि अब यह जमीन फिर से सही तरीके से उनकी है। लेकिन मूल किसान भविष्य में होने वाले आक्रमणों को लेकर चिंतित रहते हैं। वे प्रस्ताव करते हैं कि हमारा नायक डार्क मून फार्म का नेतृत्व संभाले ताकि वे सुरक्षित रहें। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा व्यक्ति उन्हें अपना भाई घोषित करता है। भोजन, एकता और किसी भी खतरे के खिलाफ रक्षा का वादा करता है। हर कोई उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जो भी आए उसका सामना करने के लिए तैयार। तभी एक सिस्टम संदेश पॉपअप होता है। हमारे नायक को सूचित करता है कि उसके पास शरण स्थल का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। सिस्टम डार्क मून फार्म के आंकड़े दिखाता है। जनसंख्या 43, कम भोजन और पानी का उत्पादन, कमजोर रक्षा और आक्रमण स्तर और अन्य महत्वपूर्ण मापदंड जो सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। तो हमारा आदमी पसीने में तरबतर हो जाता है जब वह देखता है कि वह पूरी तरह से उन क्रिस्टल फसलों और सोने पर निर्भर है चीजों को मजबूत करने के लिए। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, वेन अच्छी खबर के साथ आती है। उन्होंने भूखे भेड़िया गिरोह का सोने के क्रिस्टल का खजाना ढूंढ लिया है। वह चेस्ट खोलने लगती है, जबकि पीछे से उसका अपना चेस्ट पूरी तरह से खुला है, नीचे की ओर छेदने के लिए तैयार। इस बीच हमारा नायक खजाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह वेन के आकर्षक रूप पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। खजाने के बक्से के अंदर उन्हें ढेर सारा सोना और चमकदार क्रिस्टल मिलते हैं। वे दोनों कान से कान तक मुस्कुरा रहे हैं। फिर वेन धमाका करती है। हालांकि उनके पास अब नई दौलत है, उनका आधार गंभीर रूप से जनशक्ति की कमी से जूझ रहा है। अगर कोई मजबूत ताकत इस जगह का पता लगा लेती है तो इसकी रक्षा करना एक बुरा सपना हो सकता है। तो लड़के के दिमाग में एक पागल विचार आता है। वह उन सभी गिरे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और अपनी प्रणाली की मदद से उन्हें वापस बुलाना शुरू करता है। जब वह अजीब नीली ऊर्जा जमीन पर लगती है, बम, ये लोग ऐसे उठने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टीना इस अजीब पुनर्जीवन शो को देखकर घबरा जाती है और जुनुओ उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा हीरो जल्दी से बीच में आता है। वह समझाता है कि ये सामान्य ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि आत्मा रहित शव हैं जिन्हें उसने खुद पुनर्जीवित किया है। महिला अभी भी संदेह में है, लेकिन लड़का इन पुनर्जीवित लोगों में से एक को कुल्हाड़ी देता है, ये साबित करते हुए कि उसके पास इन मृतकों को नियंत्रित करने की विशेष शक्ति है।
तो ये जॉम्बी लकड़ी काटने लगते हैं और उनमें से एक गलती से दूसरे जॉम्बी का सिर काट देता है। ये सब देखकर हमारा हीरो पूरी तरह से डर जाता है। महिला को यकीन नहीं होता कि ये मृत लोग वास्तव में काम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारी तकनीकी विशेषज्ञ वैज्ञानिक महिला एक मस्तिष्क तरंग हेरफेर उपकरण के साथ आती है। जोहू का चेहरा क्रिसमस पर बच्चे की तरह चमक उठता है और महिला समझाती है कि यह कैसे काम करता है। हेडसेट में एक चिप दूसरी जॉम्बी के दिमाग में और बूम, जॉम्बी नियंत्रण में है। बेबी वह इसे आजमाने के लिए पास की किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो संयोग से झुनुओं का पीछ जैसा पिछला हिस्सा होता है। यह अच्छा नहीं लगता। वह जॉम्बी को उसके अनचाहे हरकतों के लिए लात मारती है। लगता है हमारे हीरो ने भी वही क्रूर लात महसूस की जो जॉम्बी ने की, लेकिन इससे उसके दिमाग में एक और विचार आया। वह अपनी योजना पेश करने के लिए सभी को इकट्ठा करता है। शुरू में दोनों महिलाएं भ्रमित दिखती हैं, लेकिन जल्द ही वे बिना किसी परेशानी के ज़ॉम्बीज़ को हराते हुए दिखाई देती हैं, जो अपने कैमरे से पूरे दृश्य को फिल्माता है। और जब लड़की पूछती है कि वह इसके साथ क्या करने वाला है, तो वह बस उसे बताता है कि वह जल्द ही जान जाएगी। इस बीच हमारा आदमी पृथ्वी पर वापस आकर फुटेज को एडिट कर रहा है, उसमें शानदार ट्रांजिशन जोड़ रहा है और आफ्टर इफेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। धूमधाम के साथ वह तैयार वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करता है। वह अपने कंप्यूटर पर वापस बैठता है, अपनी उनींदी आंखों को मलते हुए अपने मैकबुक को चालू करता है। वीडियो को देखकर वह हैरान है कि इसे बहुत सारे व्यूज मिल चुके हैं, टिप्पणियां आ रही हैं और हर कोई बीटा एक्सेस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी इस गेम के प्रीव्यू को देखने के लिए उत्सुक हैं। वांग शियाओजू फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की चेयरवुमन अपनी टीम को निर्देश देती हैं कि वे बंद बीटा एक्सेस के लिए अनुरोधों से टिप्पणियों का सेक्शन भर दें। उन्हें यकीन है कि अगर यह खेल प्रचार के अनुरूप होता है तो यह उनकी कंपनी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ तक कि जोई, एक सेवानिवृत्त विशेष अधिकारी, भी इस खेल से प्रभावित हैं, खासकर यथार्थवादी आग्नेयास्त्रों को देखने के बाद। और वाहनों जिन्हें बीटा एक्सेस मिलती है, वे एक रहस्यमय पार्सल प्राप्त करते हैं। प्राप्तकर्ताओं में से एक यूट्यूबर है जो अपने अनुभव को लाइव स्ट्रीम करने के लिए उत्साहित है। उसे जो पार्सल मिलता है उसमें वही ब्रेन वेव मैनिपुलेशन डिवाइस है जिसे वेन ने आविष्कार किया था। वह उत्सुकता से अपनी स्ट्रीम सेट करती है, अपने दर्शकों को इस गेम का पहला अनुभव दिखाने के लिए तैयार। फार्म पर वापस यूट्यूबर लड़की प्रलय के बाद की दुनिया में दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह असल जिंदगी में दिखती है। हमारे नायक ने अपने संसार से लगभग 50 लोगों को इस खेल में इकट्ठा किया है। यहाँ तक कि शीनुओ भी लाशों के चेहरों में अचानक बदलाव के बारे में जिज्ञासु है। वह उससे पूछती है कि क्या वह पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ योजना बना रहा है, जिस पर वह उसे आश्वस्त करता है, बस देखो और देखो। हमारा नायक वास्तव में इन जॉम्बीज का उपयोग वाहनों के रूप में कर रहा है और इस दुनिया को एक होलोग्राफिक ऑनलाइन सिमुलेशन के रूप में खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए उसने आवेदन एकत्र किए, खिलाड़ियों की प्रोफाइल को योग्य बनाया और अपनी क्षमता का उपयोग करके जॉम्बीज के चेहरों को खिलाड़ियों के चेहरों में बदल दिया। लेडी वेन रिपोर्ट करती हैं कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, लेकिन वह जानना चाहती हैं कि उसने 50 लोगों को मस्तिष्क हेरफेर उपकरण पहनने के लिए कैसे तैयार किया। हमारा नायक अपनी घबराहट छुपाते हुए आत्मविश्वास से कहता है कि बस चीजों को शुरू कर दो। अपनी चिंता के बावजूद लेडी मस्तिष्क तरंग नियंत्रक को लॉन्च करती हैं और जो पुतले बस निष्क्रिय खड़े थे तुरंत चलने लगते हैं। खिलाड़ी जो अब ज़ॉम्बी शरीरों में हैं, इस बात से चकित हैं कि सब कुछ कितना वास्तविक लगता है। वे प्रलयकारी दुनिया का अन्वेषण करना शुरू करते हैं, एक दूसरे और पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, अपनी अनुभव की सच्ची प्रकृति से पूरी तरह अनजान। लेडी शीनुओ को विश्वास नहीं हो रहा कि ये ज़ॉम्बी वास्तव में पुनर्जीवित हैं। इस बीच वह यूट्यूबर लड़की जिसने एक प्रोमो वीडियो से लेडी शीनुओ को पहचान लिया है, उन्हें कसकर पकड़ लेती है। वह इस बात से हैरान है कि सब कुछ कितना वास्तविक लगता है, यहाँ तक कि स्पर्श भी। उम्मीद के मुताबिक हमारी लड़की तुरंत यूट्यूबर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है, जो अजीब तरह से बैंगनी बालों वाली महिला को खुश कर देता है, क्योंकि वह दर्द को इतनी वास्तविकता से महसूस कर सकती है। पूरा सेटअप समय यात्रा जैसा लगता है। अन्य खिलाड़ी भी इस अनुभव से चकित हैं। यहाँ तक कि कंपनी की नेता वांग शियाओजू भी खेल में आ गई हैं और वह सेवानिवृत्त सैनिक। वह मानता है कि सब कुछ वास्तविक लगता है, हालांकि उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है। तभी हमारा नायक जो मिंग नाटकीय रूप से खांसता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह उनका स्वागत करते हैं डार्क मून रिफ्यूज में और खुद को इसके नेता के रूप में परिचित कराते हैं। वह सभी से आग्रह करते हैं कि वे आने वाले नए जीवन के लिए तैयार रहें। सबसे पहले वह कुछ नियम बताते हैं। सबसे गंभीर बात, इस खेल में मृत्यु का मतलब है कि आपका खाता तुरंत मिटा दिया जाता है। अगर आप खेलना जारी रखना चाहते हैं तो आपको एक नए पात्र के साथ फिर से शुरू करना होगा। वह यूट्यूबर लड़की एक प्लांट फिर से बोलती है, एनपीसी कितने वास्तविक दिखते हैं, इस पर आश्चर्य करती है। वह हमारे नायक के बहुत करीब आ जाती है, अपनी पीठ के पीछे एक खंजर छुपाए हुए, लेकिन इससे पहले कि वह जो पर उस खंजर से वार कर सके, एक गोली उसके सिर में छेद कर देती है, उसे खेल से तुरंत हटा देती है।
उससे गोली मारने के बाद वह सभी से पूछता है कि क्या अब वे समझते हैं कि उसने मरने के महत्व पर जोर क्यों दिया। सभी असहज महसूस करते हैं जब अचानक वह परेशान करने वाली एक प्लांट महिला फिर से जीवित हो जाती है, खुश लगती है और मरने के अनुभव की वास्तविकता का जिक्र करती है। हमारा नायक दूसरा नियम समझाता है कि एनपीसी खिलाड़ी से अलग होते हैं और शरण शिविर के भीतर एनपीसी को नुकसान पहुंचाना या मारना मना है। उल्लंघन करने वालों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वह बताता है कि खिलाड़ी अवलोकन कमांड का उपयोग करके एनपीसी और खिलाड़ियों के बीच अंतर कर सकते हैं। सेवानिवृत्त सैनिक जोई सवाल करते हैं कि क्या नियम शरण शिविर के बाहर भी लागू होते हैं। नायक नहीं में जवाब देते हैं, ये बताते हुए कि खेल उच्च स्तर की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सैद्धांतिक रूप से खिलाड़ी जो चाहें कर सकते हैं जब तक उनके पास ताकत और उपकरण हैं। महिला सीईओ एक सही सवाल उठाती हैं, ये पूछते हुए कि वे इस तरह के यथार्थवादी खेल में ताकत कैसे बनाएंगे और उपकरण कैसे इकट्ठा करेंगे। वह सोचती हैं कि क्या यह अन्य खेलों की तरह सब कुछ उड़ाने में अजीब नहीं लगेगा। लड़का समझाता है कि जॉम्बीज को मारने के बाद उन्हें लूट ड्रॉप्स मिलेंगे, जिन्हें कॉर्प्स क्रिस्टल्स कहा जाता है, जिन्हें विशेषताएं और उपकरण के लिए बदला जा सकता है। शरण में एनपीसी कार्यों को पूरा करने से शरण की प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, जिसे सामग्री और गियर के लिए बदला जा सकता है। वह सभी को निर्देश देते हैं कि वे सिस्टम कहकर मानसिक रूप से अपने आंकड़े और विवरण बुलाएं। उत्साहपूर्ण गोलीबारी के साथ वह सभी को रोमांच पर जाने और आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब सभी जंगल में जाते हैं तो एक प्लांट यूट्यूब लड़की के 2 प्रशंसक उसे चिढ़ाते और उसकी आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। वह घोषणा करती है कि वह कोई उबाऊ शरण कार्य नहीं करेगी, बल्कि राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाना पसंद करेगी। जब असली जॉम्बी दिखाई देते हैं तो वह आत्मविश्वास से अपना खंजर लहराती है, अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बारे में उपदेश देती है। लेकिन उसका बहादुरी का प्रदर्शन अल्पकालिक होता है, क्योंकि वह जल्दी ही पराजित हो जाती है और डार्क मून रिफ्यूज लौट जाती है। महिला हमारे नायक के पास संकोच से आती है, पूछती है कि क्या ऐसी कोई गतिविधियां हैं जो लड़ाई से संबंधित नहीं है। थोड़े गर्व के साथ वह शरण में उपलब्ध सभी गैर लड़ाकू कार्यों की सूची देता है। खेती, अनाज इकट्ठा करना, घर बनाना और भी बहुत कुछ, सभी में से चुनने के लिए स्वतंत्र। महिला अनिच्छा से पहले भूमि जोतने का कार्य चुनती है। मेरा आदमी गर्व से उस खेत की ओर इशारा करता है जहां लोग तेज धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान जल्दी ही किसी के उपकरण खरीदने की बात से खींचा जाता है। ये सेवानिवृत्त सैनिक जोई है, जो मुट्ठी भर कॉर्प्स क्रिस्टल्स पकड़े हुए हैं। जोई को इतने सारे क्रिस्टल्स के साथ देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि उसने इन्हें कैसे इकट्ठा किया। जोई ने सहजता से बताया कि उसने जॉम्बीज को ढूंढा और मारकर उन्हें इकट्ठा किया। लड़का हैरान है, लेकिन एक पिस्तौल सौंप देता है। जोई के प्रयासों के लिए उसे अंगूठा दिखाता है। जोई के साथ खेलता है। बंदूक को देखकर ये कितना असली लगता है, इस पर आश्चर्य करता है। लड़का शर्माते हुए उसे मना कर देता है, कहता है कि अगर उसके पास खर्च करने के लिए और लूट हो तो वापस आए। लड़के को लगता है कि सैनिक बहुत ताकतवर है और वह अपनी बड़ी योजना में उसकी मदद लेने के लिए उत्सुक है। अचानक उसे फिर से बुलाया जाता है। इस बार एक महिला सीईओ द्वारा जो हथियार खरीदना चाहती है। वह स्वीकार करती है कि उसके पास कोई क्रिस्टल नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास से वास्तविक दुनिया की नकदी के बदले में वर्चुअल मुद्रा के टॉप अप की पेशकश करती है, ताकि वह जो चाहती है उसे खरीद सके। लड़का उसे मना कर देता है, ये समझाते हुए कि खेल में कोई डिजिटल मनी सिस्टम नहीं है और सभी खिलाड़ियों को निष्पक्ष रूप से खेलना चाहिए। सीईओ महिला गुस्सा हो जाती है, पूछती है कि उसने खेल बनाया ही क्यों अगर उसे पैसे कमाने में दिलचस्पी नहीं है। लड़का असहज होकर थोड़ा और करीब आता है और उसे बताता है कि उसे खेल के बाहर उसकी स्थिति की परवाह नहीं है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह ईमानदारी से नहीं खेलती तो वह उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगा। महिला को बढ़ती हुई निराशा महसूस होती है। उसे गुस्सा आता है कि उसे एक एनपीसी के रूप में देखे जाने वाले द्वारा धमकी दी जा रही है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है, यह तय करके कि वह खुद ही क्रिस्टल्स कमाएगी। वह खेत में काम कर रहे मजदूरों के पास जाती है और उन्हें खेल के लिए वर्चुअल क्रिस्टल्स के बदले नकद पैसे देने का प्रस्ताव देती है। वे खुशी खुशी उसे अपने पास के सभी क्रिस्टल्स दे देते हैं। हमारे नायक की ओर मुड़ते हुए महिला क्रिस्टल का बैग सौंपती है और अपने मीठे उपकरण की मांग करती है। जैसे ही शरण स्थल में अन्य लोग अपनी कार्यों की रिपोर्ट करते हैं, सुनुओ अजीब तरह से उनके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देती है और खुश मजदूर अपने प्रयासों के लिए अंक अर्जित करते हैं। फिर वे हमारी लड़की से और कार्यों की विनती करते हैं ताकि वे जल्द से जल्द उपकरण के लिए पर्याप्त अंक कमा सकें। लड़की तुरंत उन्हें घर की मरम्मत में मदद करने और औषधीय सामग्री इकट्ठा करने का काम सौंपती है। जोड़ी खुशी खुशी चली जाती है, जबकि महिला इस बात से उलझन में रहती है कि वे सिर्फ काम करके इतने संतुष्ट क्यों लगते हैं। 3 दिन इसी तरह बीत जाते हैं और हम खुद को कार्यालय में पाते हैं, जहां वेन खुलासा करती है कि पिछले 3 दिनों में शव क्रिस्टल की मदद से डार्क मून रिफ्यूज का पुनर्निर्माण बहुत सुचारू रूप से हुआ है। न केवल यह, बल्कि उन्होंने जो मुआवजा मांगा था वह भी बहुत कम था। शुनुओं का कहना है कि लोग बहुत ऊर्जावान लगते हैं, जैसे कि वे बहुत काम करने से थकते नहीं हैं और वे वास्तव में खुश दिखाई देते हैं। हमारा नायक खुशी से बताता है कि इस प्रगति के साथ बस्ती के विस्तार के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। टेक गीक लड़की हमारे हीरो से थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है कि उसे कुछ पूछना है। शुनुओ मजाक में पूछती है कि वे फुसफुसा क्यों रहे हैं, चिढ़ाते हुए कि क्या वे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हीरो शुनुओ से चुप रहने के लिए कहता है और वेन को बोलने की अनुमति देता है।
फिर विन विन सीधे कहती है कि वह जानने के लिए बेताब है कि ज़ॉम्बीज के पास दिमाग कैसे होता है। हमारे हीरो को यह पहले से ही पता था, क्योंकि विन विन जैसी तेज व्यक्ति से रहस्य छुपाना ज्यादा मुश्किल है, जबकि सुनुओ से नहीं। वह बताते हैं कि बस्ती शहर में कुछ अमीर बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा और समय है, बस कुछ विकृत मजाक कर रहे हैं। शुनुओ पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, इसलिए हमारा नायक उसे आश्वस्त करता है कि वह जो कुछ भी करता है वह सभी की जीवित रहने की गारंटी देने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। वह उससे उस पर विश्वास करने के लिए कहता है। अचानक नारंगी बालों वाली लड़की कमरे में दौड़ती हुई आती है। बाहर हो रहे हंगामे की घबराहट में रिपोर्ट करती है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें यूट्यूब लड़की को इस जगह के एक स्थानीय निवासी द्वारा चोरी और डकैती के लिए आरोपित किया जाता है। वह दावा करता है कि उसने दिन दहाड़े उसके घर में प्रवेश किया और उसका उपकरण चुरा लिया। महिला बेपरवाही से इसे नजरअंदाज करती है, यह तर्क देते हुए कि एक खिलाड़ी के रूप में एनपीसी के घरों में प्रवेश करना और उनकी अलमारियों की तलाशी लेना पूरी तरह से उचित है। तभी हमारा नायक दृश्य पर आता है और पूछता है कि यह हंगामा किस बारे में है। वह आदमी तुरंत हमारे नायक से अपील करता है, जोर देकर कहता है कि उस महिला ने जबरदस्ती उसके घर में प्रवेश किया, अंदर घुस गई और उसके सामने ही उसका सामान ले लिया और इस पर आत्मसंतुष्ट होकर व्यवहार कर रही है। लेकिन फिर वह महिला अपनी रक्षा करती है, यह तर्क देते हुए कि खेल में पूरी स्वतंत्रता का यही मतलब है, इसलिए उसे चोरी करने में कुछ गलत नहीं लगता। पीड़ित यूट्यूब महिला के साहसी दावों पर और अधिक गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर हमारा नायक उसके यूट्यूबर के रूप में मूल्य को पहचानता है जो उसके खेल को बढ़ावा देने में मदद करेगा, इसलिए वह अपने शब्दों को सावधानी से चुनता है। वह खेल की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, लेकिन इसके बुनियादी नियमों पर जोर देता है। वह सुझाव देता है कि वे विवाद को बिना हथियारों की लड़ाई से सुलझाएं। अगर यूट्यूब महिला जीतती है तो कुछ नहीं होता, यदि आदमी जीतता है तो उसे दोगुना मुआवजा मिलेगा। दोनों इस योजना पर उत्सुकता से सहमत होते हैं। लड़की कूंग फू कक्षाओं से सीखी हुई मुद्रा अपनाती है, जबकि आदमी आत्मविश्वास से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है और घूंसे मारता रहता है। लड़का विजेता की घोषणा करता है और पराजित महिला अनिच्छा से क्रिस्टल में कीमत चुकाती है, जबकि आदमी अनिच्छा से उसके साथ सुलह करता है। उस बिंदु से आगे वह जोर देता है कि खेल में हर किसी को अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच असली दुनिया में लोग एक प्लांट के गेम की स्ट्रीमिंग के लाइव प्रसारण में मग्न हैं। दर्शकों ने जल्दी से उसके सकारात्मक समीक्षा को एक उत्कृष्ट कृति के रूप में पढ़ा। ब्रेक लेने का निर्णय करते हुए एक प्लांट उठती है और एक पेय के लिए पास की उपयोगिता स्टोर की ओर जाती है। जैसे ही वह अपने पसंदीदा पेय के लिए हाथ बढ़ाती है, उसे पता चलता है कि कोई और भी उसी बोतल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और यह नया व्यक्ति हमारा नायक है। ये दोनों के लिए स्पष्ट है कि दूसरा व्यक्ति कौन है और वे दोनों वास्तविक जीवन में एक दूसरे से अप्रत्याशित रूप से मिलने पर चौंक जाते हैं। इसके बाद वे कुछ शराब खरीदते हैं, गिलास टकराते हैं और हंसते हुए साथ में खाते हैं। महिला यह जानकर मोहित हो जाती है कि खेल में उसका नेता सिर्फ एक एनपीसी नहीं था, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति था। उसी समय लड़का एक कहानी गढ़ता है कि कैसे यह बातचीत खिलाड़ियों के गेमिंग अनुभव को बढ़ाती है। वह बताते हैं कि उनकी कंपनी में कर्मचारियों की कमी के कारण खेल के निर्माता के रूप में वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। महिला इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि इतनी अच्छी तरह से बने खेल के प्रतिभाशाली निर्माता कितने साधारण दिखते हैं, जो को उसके सभी सवाल पसंद नहीं आते, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है जवाब देने की। वह बातचीत को बदलने की कोशिश करता है। स्टेशन उसके यूट्यूब स्ट्रीमर के रूप में जीवन के बारे में पूछते हुए महिला आह भरती है और स्वीकार करती है कि यह उलझा हुआ है, यह बताते हुए कि एक गेमर लड़की के रूप में लोग केवल उसकी कौशल में रुचि रखते हैं, जो उसे निराश करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति कम आकर्षक नहीं है। जो सहमत होता है मजाक में कहता है कि वह आसानी से स्ट्रीम पर अपनी संपत्तियों को दिखाकर पैसे कमा सकती है। महिला शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या वह वास्तव में इतनी आकर्षक है। लड़का मजाक में सुझाव देता है कि वह पहले से ही खेल के लाभ के लिए उसकी सुंदरता का उपयोग करने के बारे में सोच रहा है। फिर वह काम की बात पर आता है और उससे कुछ खिलाड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए कहता है। वह जानना चाहता है कि क्या वह उसके खेल डार्क एंड टाइम्स में सुधार के लिए कोई क्षेत्र देखती है। महिला सुझाव देती है कि सबसे पहले वर्तमान खेल सामग्री बहुत सीमित लगती है और एक डंगोनन प्रणाली को शामिल करने से अधिक गहराई और रुचि जुड़ जाएगी। केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय वह प्रस्तावित करती है कि वह अपने खेल को एक खिलाड़ी के रूप में अनुभव करे। लड़का तुरंत उसकी सलाह की तारीफ करता है, जिससे वह शर्म से लाल हो जाती है जब वह अचानक उसे गले लगाता है। वह खेल को सुधारने के लिए काम पर वापस जाने का फैसला करता है और उसे दिल से धन्यवाद देता है। अंत में वह उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। खेल की दुनिया में वापस सिस्टम एक नई विशेषता की घोषणा करता है, परीक्षण मैदान। ये बताता है कि खिलाड़ी इन मैदानों में राक्षसों को हराकर पुरस्कार कमा सकते हैं। मैदान को 10 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें उच्च स्तर अधिक कठिनाई और पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा नायक तुरंत 500 अंक खर्च करके परीक्षण मैदान स्तर 1 बनाता है। सिस्टम को ट्रायल लैंड्स बनाने में समय लगता है और एक बार पूरा होने पर एक पोर्टल ज़ॉम्बी जंगल निर्धारित ट्रायल ग्राउंड के लिए खुलता है। उम्मीद करते हुए कि सभी को चुनौती पसंद आएगी, वह भीड़ को उत्साहित करता है और एक और अच्छी खबर की घोषणा करता है। खेल में अब एक डंगोनन सिस्टम शामिल है। खिलाड़ी एक टोपाज की कीमत पर प्रवेश कर सकते हैं और इनाम काफी बड़ा है।
वह सभी को इन चुनौतियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी इस खबर से उत्साहित हैं और हमारा नायक उनकी उत्तेजना देखकर खुश है। वह खुश है कि बैंगन की सलाह आखिरकार उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि वह एक खिलाड़ी के दृष्टिकोण से खेल की कमियों की पहचान कर सकता है। अपने सिस्टम को बुलाते हुए वह अपनी उपस्थिति को एक खिलाड़ी की तरह दिखने के लिए बदलने के लिए 100 अंक खर्च करता है। भगवान का शुक्र है कि वह बदल गया, क्योंकि हमें उसका बदसूरत चेहरा फिर से नहीं देखना पड़ेगा। इस बीच एक प्लांट अन्य खिलाड़ियों से पूछ रही है कि क्या कोई डंगोअन के लिए टीम बनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें 3 और सदस्यों की जरूरत है। हमारा हीरो उसके पीछे से आता है और पूछता है कि क्या वह उसकी टीम में शामिल हो सकता है। जब वह मुड़कर उसे देखती है तो वह उसकी नई शक्ल से घबरा जाती है और मोहित हो जाती है और उसे पहचान भी नहीं पाती, जिससे हमारा नायक थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। जैसे ही वह महिला उसे और करीब से देखती है, उसे एहसास होने लगता है कि वह परिचित लगता है। हमारे नायक सुझाव देते हैं कि शायद वे पहले मिल चुके हैं, लेकिन जल्दी से विषय बदल देते हैं और उसे और लोगों को भर्ती करने के लिए कहते हैं। अचानक और लोग उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और वे पूछते हैं कि क्या वे टीम में शामिल होना चाहेंगे। उनके मजबूत शरीर को देखकर वह तुरंत उन्हें एक अच्छा विकल्प मानती है और उन्हें शामिल होने की अनुमति देती है। जब टीम पूरी हो जाती है तो वह पूरी तरह से उत्साहित होती है और गाल कोठरी को साफ करने के लिए तैयार होती है। उसके चंचल स्वभाव को देखकर हमारे नायक को लगता है कि शायद इसी वजह से उसने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रहा है। अंततः वे पोर्टल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। कुछ टीम के सदस्य जिन्होंने पहले डंगन किए हैं उल्लेख करते हैं कि यह जगह जीतना कठिन है और सोचते हैं कि उनका उपकरण बहुत निम्न स्तर का है। एक प्लांट अपनी टीम को उत्साहित करती है, आत्मविश्वास से दावा करती है कि उनकी टीम पहली होगी जो डंगन को साफ करेगी। हालांकि एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें घोषणा होती है कि किसी जिसका नाम छाओ यू है ने पहले ही इसे साफ कर लिया है। एक प्लांट के पहले होने के सपने टूट जाते हैं, लेकिन फिर वह हंसती है, कहती है कि वे खेल खेलने आए हैं, ये चिंता करने नहीं कि कौन पहले डंगोनन को साफ करता है। हमारा हीरो जल्दी से उस सैनिक को रोकता है जिसने डंगोनन साफ किया और उसे एक औषधि देता है। सलाह देता है कि इसे पी ले ताकि वापस जाते समय डाकुओं द्वारा मारे जाने से बच सके। वह आदमी कृतज्ञता से बोतल स्वीकार करता है और हमारे हीरो का उदारता के लिए धन्यवाद करता है। जो के पीछे खड़ा एक आदमी घमंड से पूछता है कि वह अजनबियों को सामान क्यों दे रहा है जो उन्हें डंगोअन में मदद कर सकता है। जो दृढ़ता से जवाब देता है कि यह उसका सामान है और वह इसके साथ क्या करता है यह किसी का काम नहीं है, जिससे वह आदमी गुस्से में तिलमिला जाता है। महिला अंततः डंगोअन में जाने का फैसला करती है और सभी अपनी जगहों से गायब होने लगते हैं, खुद को डंगोअन के अंदर पाते हैं। उनका मिशन सरल है, निचले स्तर के बॉस को 60 मिनट के भीतर मारना। एक प्लांट इतनी वास्तविक और जीवंत परिवेश देखकर बेहद उत्साहित है, खुश है कि हमारे हीरो ने उसकी सुझावों पर ध्यान दिया। लड़का उससे पूछता है कि क्या वह खेल के निर्माता को जानती है। वह गर्व से हाँ कहती है, ये उल्लेख करते हुए कि उसने उसे कई चीजें भी सिखाई हैं। अचानक एक लड़के का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि वह देखता है कि सांप उन्हें पूरी तरह से घेर चुके हैं। ये फिसलने वाले दोस्त बिना समय गंवाए सबकी ओर खुले मुंह से झपटते हैं। महिला बिल्कुल चौंक जाती है और डर से जड़ हो जाती है, लेकिन लड़का तुरंत एक सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है और उसे बताता है कि डरने का समय नहीं है, क्योंकि विषैले सांपों में खून कम होता है और उन्हें एक बार में मारा जा सकता है। अन्य पार्टी के सदस्य उन जीवों को काटते हुए आनंद ले रहे हैं। महिला अभी भी इन राक्षसों से डरती है, लेकिन वह अपनी हिम्मत जुटाती है, एक सांप को पकड़ती है और उसे इतनी जोर से दबाती है कि उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल जाती हैं। अंततः वह सांप को 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। जब सांप खत्म हो जाते हैं तो महिला आखिरकार राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर उनमें से एक आदमी चौंक जाता है और डर के मारे चिल्लाता है। जब हर कोई इधर उधर देखता है तो वे देखते हैं कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है। वह दुखी दिखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें, लेकिन हमारा हीरो उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि जहर इतना ताकतवर नहीं है और वह ठीक हो जाएगा जब यह बाहर निकल जाएगा। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और अपने दोस्त के हाथ से जहर चूसने लगता है। ठीक उसी समय वह अपने दोस्त के कंधे से जहर चूसने लगता है और डरावना दृश्य पूरी तरह से हमारे नायक की आंखों से खून बहने लगता है। यह प्यारा काम करते हुए कितना भयानक लगता है। फिर वह महिला हमारे हीरो को एक तरफ ले जाती है और जब वे अकेले होते हैं तो वह बताती है कि उसका एचपी भी गिर रहा है क्योंकि सांप ने उसे एक निजी क्षेत्र में काट लिया है। लड़का उसके सीने की ओर देखने में हिचकिचाता है, लेकिन महिला उसे बताती है कि असहज महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक खेल है। हमारा हीरो तुरंत सहमत हो जाता है और आत्मविश्वास से उसे पेड़ से सटा देता है, कहते हुए कि वह वही करने जा रहा है जो उसने कहा था। वह उसके सीने को चूसना शुरू करता है और लड़की इसे थोड़ा आनंदित महसूस करती है क्योंकि यह बेहद वास्तविक लगता है। बाद में महिला को पूरी तरह से शर्मिंदगी महसूस होती है, जबकि हमारा हीरो मजे में लगता है। इस बीच दूसरा सांप काटा हुआ लड़का बेहतर महसूस कर रहा है और अपने दोस्त को मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। दोस्त शर्मिंदा महसूस करते हुए स्वीकार करता है कि उसे भी ऐसी जगह काटा गया है जिसे वह खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन गंजा दोस्त उसकी मदद करने पर जोर देता है। और जब गंजा दोस्त देखता है कि उसका दोस्त अपनी पैंट उतारने लगा है तो वह बिल्कुल चिंतित और भयभीत हो जाता है। इस बीच हमारी जोड़ी वापस आती है, पूछती है कि क्या वे लोग चूसने का काम खत्म कर चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तभी जो मिंग थोड़ा चौंक जाता है जब वह अपने दोस्त के पिछवाड़े के साथ गंजे को देखता है।
बेचारा लड़का जल्दी से स्पष्ट करता है कि यह वैसा नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं, लेकिन हमारा लड़का और लड़की तुरंत उन्हें कहते हैं कि अब से दूरी बनाए रखें। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक दलदल उबल रहा है और हमारी पार्टी आगे बढ़ती रहती है। लड़की ये बताती है कि चूंकि इसे जॉम्बी जंगल कहा जाता है, उसने इस पूरे काल कोठरी में एक भी जॉम्बी राक्षस नहीं देखा है। गंजा उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि अगर जॉम्बी आ भी जाएं तो वह उसका साथ देगा, लेकिन महिला अभी भी इस आदमी से डरती है और स्पष्ट कर देती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से सुरक्षा नहीं चाहती जो शौक के रूप में छेद चूसना पसंद करता है। अचानक दलदल प्रतिक्रिया करता है और एक जॉम्बी उभरता है, तुरंत गंजे आदमी के चमकदार सिर को काट लेता है। ये प्राणी एक दलदली झोंबी है, एक निम्न स्तरीय झोंबी जो अपनी छुपकर हमले करने की आदत के लिए जाना जाता है। एक तेज चाल में हमारा नायक अपनी तलवार पकड़ता है और झोंबी के चेहरे पर वार करता है, उसे तुरंत काट कर गिरा देता है। गंजा आदमी टिप्पणी करता है कि हमारे नायक की तलवार तकनीक बेहद मजबूत है, लगभग उसकी खोपड़ी काट दी। वह मजाक में पूछता है कि क्या हमारे नायक असल जिंदगी में योद्धा हैं? शर्माते हुए हमारा नायक जवाब देता है कि उसे चीजें काटने के बारे में थोड़ा बहुत पता है। हालांकि महिला उनकी बातचीत को रोक देती है, उन्हें चेतावनी देती है कि वे रुक जाएं क्योंकि उनके आगे बहुत सारे राक्षस घात लगाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जो मिंग शुरू में अकेले प्रथम श्रेणी के जॉम्बीज से निपटने को लेकर चिंतित थे। इस बात की चिंता थी कि अगर अन्य खिलाड़ियों को खुद से निपटना पड़े तो वे क्या करेंगे, लेकिन पता चला वे चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थीं। गंजा आदमी अब गंभीरता से नाराज होकर अपनी शर्ट फाड़ देता है और तुरंत एक विशाल हल्क जैसे आकृति में बदल जाता है। उसकी मांसपेशियां पागलों की तरह उभर रही हैं। हमारा नायक यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि यह परिवर्तन उसकी कौशल को प्रकट करता है, जिसे मसल स्ट्रीम कहा जाता है, जो उसके वास्तविक जीवन के फिटनेस प्रशिक्षण की क्षमता का प्रतिबिंब है। वह युद्ध में कूद जाता है, अपनी कुल्हाड़ी को सटीकता से घुमाते हुए और जॉम्बीज को ऐसे काटता है जैसे वे सिर्फ खीरे हों। जो मिंग इस बात से हैरान है कि खिलाड़ियों की वास्तविक दुनिया की कौशल उनके इन गेम पात्रों में कितनी जीवंतता से अनुवादित होती है। कई राक्षसों को काटने के बाद गंजा अचानक ठंडा हो जाता है और एक झटके में अपने दुबले पतले रूप में लौट आता है। पहले से भी अधिक पतला दिखता है। ऐसा लगता है कि श्याओ मिंग की कौशल मसल स्ट्रीम के कुछ नुकसान हैं। इसे केवल थोड़े समय के लिए बनाए रखा जा सकता है, जिससे वह बाद में अस्थायी रूप से कमजोर हो जाता है। जो मिंग स्पष्ट रूप से निराश है कि श्याओ मिंग ने इतनी लापरवाही से इस जोखिम भरे कौशल का उपयोग किया। जैसे ही तनाव बढ़ता है, एक साइड मिशन सामने आता है, जिससे जो मिंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। मिशन में उसे एक साथ 10 दलदल जॉम्बीज को हराना होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत करने का इनाम देता है। जैसे ही दलदल के जॉम्बी बाहर आने लगते हैं, जो मिंग सभी को पेड़ों पर चढ़ने का निर्देश देते हैं, जबकि वह नीचे जॉम्बी से निपटते हैं। टोपी वाला लड़का इस पीछे हटने से नाराज है, लेकिन महिला उसे जो मिंग का अनुसरण करने के लिए शांतिपूर्वक निर्देश देती है। जैसे ही जॉम्बी सूखी जमीन पर आने वाले होते हैं, हमारा नायक अपनी तलवार फिर से पकड़ लेता है, जो बिजली से चमक रही होती है। वह तलवार को जमीन में गहराई से घुसा देता है, पूरे तालाब को बिजली से भर देता है और उन राक्षसों को जीवन का झटका देता है। यह खत्म करने के बाद उसे मिशन की पूरी सफलता और उसकी नई मांसपेशियों को मजबूत करने की कौशल के बारे में एक सूचना मिलती है। महिला यह देखकर बिल्कुल हैरान है कि उसने एक ही शक्तिशाली झटके में उन सभी को नष्ट कर दिया। इस बीच गंजा व्यक्ति झुंड में फंसा हुआ लगता है। वह महिला का पैर पकड़ता है, उससे मदद मांगता है, लेकिन बेचारा आदमी एक मृत झोंबी समझे जाने के बाद बेरहमी से लात खाता है और झुंड में और गहराई में डूब जाता है। पीछे खड़े 2 बेवकूफ उसे सचमुच उसके ऊपर से गुजरते हुए देखकर थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। महिला तुरंत माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गंजा व्यक्ति उसे कोई राहत देने के लिए बहुत निराश दिखाई देता है। लड़का फिर अपने सिस्टम को पुकारता है, जबकि महिला गंजे व्यक्ति से पूछती है कि उसने पहली बार में वह खतरनाक कौशल क्यों इस्तेमाल किया। सूचना आती है कि अंतिम बॉस प्रकट होने वाला है और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़का तुरंत अपनी स्थिति लेता है, सभी को सावधान रहने की चेतावनी देता है। यह राक्षस एक दलदल लाश फूल है जो मृत जीवों को खाने का आनंद लेता है। गंजा व्यक्ति एक बार फिर अपने विशाल मांसपेशियों वाले शरीर का उपयोग करके इस बेकार फूल को गिराने का निर्णय लेता है, लेकिन हमारी जोड़ी उसे अपनी क्षमता का उपयोग न करने की सलाह देती है। गंजा आदमी भ्रमित लगता है और धीरे से पूछता है क्यों, जिस पर हमारा हीरो समझाता है कि उस कौशल का उपयोग करने के दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं और उसके थक जाने के बाद उसके पास गंजे आदमी को सुरक्षित रखने की ऊर्जा नहीं होगी। गंजा आदमी बंदूकों का उपयोग करने का निर्णय लेता है, लेकिन उसका टोपी पहनने वाला दोस्त उसे याद दिलाता है कि वे सिर्फ सामान्य खिलाड़ी हैं और बंदूकें और गोला बारूद बहुत महंगे हैं। खैर, मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे आदमी के पास बंदूकें और सामान उसके कोट के अंदर छुपा हुआ। दोनों लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं। जल्द ही राक्षस को महिला की ओर से गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ता है और गंजा और टोपी वाला आदमी अपनी बंदूकों के साथ शामिल हो जाते हैं। बस जब हमारे हीरो को लगता है कि जीत पक्की है, तो महिला चौंकाने वाली बात बताती है कि उन्होंने जो एचपी राक्षस से कम किया था वह फिर से ठीक होने लगा है। जैसे ही राक्षस एक मृत दलदल जॉम्बी को पकड़ता है और उसे खा जाता है, उसकी स्वास्थ्य पट्टी फिर से 100% हो जाती है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उन्हें पहले दलदल जॉम्बी से निपटना होगा, क्योंकि यह राक्षस उन्हें खाकर स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सकता है।
महिला चिंतित है कि वे इस रफ्तार से राक्षस को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा नायक उसे आश्वस्त करता है कि वे पहले दलदल के ज़ॉम्बीज से निपट लें। अचानक राक्षस अपनी चिपचिपी जड़ महिला की ओर बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है। उसे अपने पेट में डालने का इरादा करता है। यह देखकर मेरा आदमी पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और इस फूल को खुद ही गिराने का फैसला करता है, जबकि बाकी 2 गुंडे मदद के लिए कूद पड़ते हैं। राक्षस अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, जिससे लड़की दर्द में तड़पने लगती है और उसके कपड़े फट जाते हैं। वह गुस्से में पूछती है कि वे उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा हीरो समझाता है कि उसकी क्षमताएं ठंडी हो रही हैं, जबकि बाकी 2 कहते हैं कि उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि ये विकृत उसके खुले शरीर को देखकर इतने व्यस्त हैं कि मदद नहीं कर रहे। इन घटिया लोगों पर गुस्सा करते हुए जो उसकी तकलीफ का मजा ले रहे थे, महिला एक बंदूक पकड़ती है और खुद ही जड़ों को उड़ा देती है। जैसे ही जड़ें कट जाती हैं, वह गिरने लगती है। हमारा हीरो एक राजकुमार की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अचानक राक्षस फिर से अपनी जड़ों से हमला करता है, लेकिन झो मिंग तेजी से उन्हें काट देता है। राक्षस दर्द में तड़पता है, एक जोरदार गर्जना करता है जिससे वे अपने कानों को ढक लेते हैं ताकि अपने कान के पर्दों को बचा सकें। इस बीच जो की विद्युत ऊर्जा वापस आ जाती है। वह जमीन से कूदता है और अपनी तलवार को धरती में मारता है। एक शक्तिशाली झटका देता है जिससे प्राणी जलकर राख हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। मेरा आदमी आत्मविश्वास से अपनी तलवार नीचे रखता है, ये दावा करते हुए कि उसे एक साधारण दूसरे दर्जे के ज़ॉम्बी से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वे सोचते हैं कि यह खत्म हो गया है, लकवाग्रस्त राक्षस फिर से चलने लगता है और पहले से अधिक घिनौना और भयानक दिखने लगता है। सिस्टम बताता है कि दलदल की लाश का फूल नाराज हो गया है, जिससे यह अपने अगले रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस बीच गंजा व्यक्ति राक्षस के परिवर्तन से उत्साहित महसूस कर रहा है, यह सोचते हुए कि अगर वे इसे हरा देते हैं तो उन्हें मिलने वाले अतिरिक्त इनाम कितने होंगे। दूसरी ओर हमारा नायक पूरी तरह से हैरान है कि यह कैसे संभव है। वह बताता है कि बॉस को बिजली के झटके के कारण लकवाग्रस्त होना चाहिए। तभी यूट्यूब वाली महिला अपनी काल्पनिक चश्मा ठीक करने का नाटक करते हुए विद्वान दिखने की कोशिश करती है और सुझाव देती है कि यह राक्षस शायद एक पोकेमोन वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह है जो बिजली की शक्तियों से प्रतिरक्षित है। लड़का मजाक में महिला के सिर पर उसकी शानदार सोच के लिए चुटकी लेता है, लेकिन राक्षस उनके मजाक का इंतजार नहीं करता और तुरंत अपने मुंह से गेंद जैसी चीजें फेंक देता है। हमारा हीरो आसानी से प्रक्षेप्य से बच जाता है, लेकिन यह लार सिर्फ चिपचिपी बेतरतीब चीज नहीं है, बल्कि यह पेड़ को छूते ही घुला रही है। छू तुरंत सभी को इस संक्षारक कीचड़ के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत देर कर चुका है क्योंकि वे दोनों मूर्ख पहले ही चिपचिपे पदार्थ में फंस चुके हैं। महिला पीछे से मदद के लिए पुकारती रहती है और जब हमारा नायक देखता है तो वह देखता है कि उसके कपड़े पहले ही जल चुके हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी पोशाक नष्ट हो गई है। लड़का उसकी तरफ दौड़ता है, अपनी कोट पेश करता है, लेकिन तभी राक्षस और चिपचिपे गोले फेंकता है। मेरा आदमी उन्हें तेजी से काट देता है, लेकिन कुछ गूं उसके हाथ पर गिर जाता है जिससे तुरंत जलन होती है। उसी समय मांसपेशियों वाला टोपी पहने आदमी आगे आता है, यह प्रकट करते हुए कि वह वास्तव में एक रसायन विज्ञान शिक्षक है। वह दावा करता है कि इस दुनिया में उसके क्षेत्र से संबंधित एक कौशल है। वह उत्साह से समझाता है कि उसका कौशल उसे 2 वस्तुओं के रासायनिक गुणों को मिलाकर नए गुण बनाने की अनुमति देता है। अब पेट्रोल की एक बोतल और कपड़े के टुकड़े के साथ सुसज्जित होकर वह आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह उन्हें एक नॉकआउट समाधान में बदल सकता है। यह देखकर हमारा हीरो नया आइटम छीन लेता है और घमंड से कहता है कि यह रसायन विज्ञान कौशल एक पैसे के लायक नहीं है, क्योंकि इसने केवल 2 चीजों को मिलाया है और यह स्पष्ट करता है कि वह इसे बेहतर कर सकता है। लड़का बोतल में आग लगाता है और उससे राक्षस की ओर फेंकता है, जो टकराते ही फट जाती है और राक्षस को आग की लपटों में घेर लेती है। कुछ ही सेकंड में वह राख में बदल जाता है और सिस्टम उन्हें बॉस राक्षस को सफलतापूर्वक हराने पर बधाई देता है। एक परिवर्तित दुश्मन को हराने के लिए अतिरिक्त इनाम का वादा करता है। हर कोई अपनी आंखों के सामने चमकते हुए एलीट क्लास खजाने के चेस्ट देखकर बहुत खुश है। गंजा आदमी अपना सीना फुलाता है और एक सुपर मसल पोषण पाउडर पाता है जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का वादा करता है। तथाकथित रसायन विज्ञान शिक्षक एक चमकदार लेकिन अंततः बेकार कवच पाता है। इस बीच महिला एक कौशल पुस्तक खोजती है जो उसकी शूटिंग क्षमताओं को बढ़ाती है। अंत में जो भी अपनी छाती खोलता है। पहले तो उसे नहीं पता होता कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन हर किसी की आंखें आश्चर्य से चमकने लगती हैं क्योंकि अंदर एक अंडा है। लड़का इस अंडे से क्या उम्मीद करे, इसे लेकर अनजान है और यहाँ तक कि सिस्टम भी कोई जानकारी नहीं देता सिवाय इसके कि इसकी उत्पत्ति अज्ञात है और इसे फोड़ा नहीं जा सकता। 3 दिन बाद डार्क मून कबीले में सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण है। फिर एक सूचना आती है कि उनके खेल के परिणाम शानदार रहे हैं और नई पंजीकरण जल्द ही खुलने वाले हैं। ये सभी से आग्रह करता है कि वे अच्छे से खेलें और खेल को और भी बेहतर बनाएं। हर कोई खुश है कि उनके बेस में और लोग शामिल होंगे। चमकती आंखों वाला एक नया लड़का महिला से पूछता है कि क्या वह जानती है कि शुरुआती चरणों में जल्दी से स्तर कैसे बढ़ाया जाए। महिला उसे कुछ उपकरण देती है और सलाह देती है कि अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे पेड़ काटने और अपग्रेड करने से शुरू करना चाहिए और पहले जमीन की जुताई करना। नए लोग इस काम का बेसब्री से इंतजार करते हैं
और तुरंत जमीन की जुताई शुरू कर देते हैं। इस बीच ऑफिस में लेडी वैन वैन हमारे हीरो को रिपोर्ट करती हैं कि नई टीम पहले वाले समूह से कहीं ज्यादा मेहनती है और आश्रय निर्माण और भी सुचारू रूप से चल रहा है। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत है, असली मजा अभी बाकी है। कबीले की प्रगति की जांच करते हुए उन्होंने बड़ी प्रगति की है। स्टैंड आउट के कबीले में अब 19 लोग हैं, जिसका मतलब है कि श्रम की अधिकता है। महिला जोर से सोचती है कि क्या उन्हें अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और ठिकाने स्थापित करने चाहिए। लड़का इस पर विचार करना शुरू करता है और निष्कर्ष निकालता है कि लोगों को नई गतिविधियों में व्यस्त रखने के लिए उसे विस्तार करना चाहिए। वो पूछता है कि क्या डार्क मून रिफ्यूज के पास कोई मजबूत ठिकाने हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। महिला पुष्टि करती है कि वहां हैं, लेकिन वे पहले से ही जॉम्बीज द्वारा कब्जा किए गए हैं। इतना ही नहीं, ये किले सेंट्रल सेटलमेंट्स के प्रबंधन के अधीन आते हैं। प्रबंधन अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। वह बताती है कि प्रलयकारी संकट के बाद शासन ध्वस्त हो गया और नियम टूट गए। सेटलमेंट्स ने अपने क्षेत्रों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करना शुरू कर दिया। प्रत्येक का प्रबंधन अलग अलग बड़े लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन शीर्ष पर बैठा व्यक्ति, जिसे वाइपर के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल सेटलमेंट्स पर शासन करता है और फैसले लेता है। लेकिन लड़का चिंता को नजरअंदाज कर देता है, ये विश्वास करते हुए कि जब तक वे शक्ति इकट्ठा कर सकते हैं सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। अचानक जुनोट भयानक खबर के साथ आता है। सेंट्रल सेटलमेंट्स की एक छोटी टीम कर वसूलने के लिए आ गई है। ऐसा लगता है कि हमारे लड़के को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह पहले से ही इन लोगों से निपटने के लिए उत्सुक था। बाहर एक मोटा आदमी अपनी टीम के साथ खुद को सेटलमेंट सेंटर द्वारा भेजे गए कर अधिकारी के रूप में परिचित कराता है। कानून के अनुसार उत्पादन का 50% हर महीने कर के रूप में चुकाना होगा। वह मांग करता है कि कबीला जो वे देते हैं उसे सौंप दें। किसान अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि जब यह जगह भूखे भेड़िए कबीले के अधीन थी तो कोई कर संग्रहकर्ता आने की हिम्मत नहीं करता था। मोटा आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, उनकी आपत्तियों को बंद कर देता है। वह बिना सोचे समझे ट्रिगर दबाता है, लेकिन उसकी जबड़ा गिर जाता है जब गोली सीधे रसायन विज्ञान के शिक्षक के सीने में लगती है। चिंतित और भ्रमित दिखते हुए मोटा आदमी इधर उधर देखता है, उम्मीद करता है कि कोई घायल या उससे भी बुरा हुआ होगा। किसान शिक्षक से पूछता है कि क्या वह ठीक है, और शिक्षक आश्वस्त करता है कि वह ठीक है, सब उसके कवच की वजह से। जब वह अपनी सुरक्षा गियर के बारे में शेखी बघारता है तो दूसरों को यह काफी अजीब लगता है कि उसने जानबूझकर सीने पर गोली खाई। फिर भी हमारा नायक जो मिंग आता है और खुद को शरण के नेता के रूप में परिचित कराता है। मोटा आदमी भी अपना परिचय देता है और करों के भुगतान की मांग करता है। लेकिन लड़का तुरंत मोटे आदमी को याद दिलाता है कि जब स्टार्विंग वुल्फ कबीले ने इस जगह पर कब्जा किया था तो कोई भी लोगों की मदद के लिए नहीं आया, इसलिए अब कर क्यों देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मोटा आदमी जवाब देता है, ये जोर देते हुए कि सेंट्रल सेटलमेंट की मजबूत सैन्य शक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने पहले ही कई बार यहाँ लोगों को भेजा है। लेकिन लड़का मोटे को केवल ईमानदार गरीब लोगों का शोषण करने के लिए आने पर फटकारता है, अन्यथा कभी परवाह नहीं करता। चूंकि हमारा नायक पीछे नहीं हट रहा है, मोटा उसे गोली मारने का फैसला करता है। गोली चलाने से पहले वह अंतिम चेतावनी देता है, या तो कर चुकाओ या हमारे हीरो के सीने में गोली लगेगी, ये सोचकर कि उसके पास ही उच्च तकनीक वाले हथियार हैं। लेकिन मेरा आदमी बस अपनी उंगलियां चटकाता है और एक पूरी पलटन उच्च तकनीक वाले हथियारों के साथ वहां आ जाती है। इस बीच लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं और मोटे आदमी का डर से भरा चेहरा देखकर आनंद लेते हैं। अनिच्छा से मोटा आदमी फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन जो मिंग अपनी बंदूकें निकालता है और घोषणा करता है कि वह पीछे नहीं हटेगा। मोटा आदमी अपने शब्दों में घमंडी और अहंकारी बना रहता है, जिससे हमारे हीरो द्वारा उसके मूल छेद के बगल में एक और छेद जोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही उसे चलने में मदद करते हैं। उसकी पीठ से गोली लगने के कारण खून बह रहा है और वह धमकियां देता रहता है। महिला और बाकी दल उसे बीच की उंगली दिखाते हैं और कुछ तीखे शब्द कहते हैं। हालांकि लेडी वैन वैन बिल्कुल डरी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी केंद्रीय प्राधिकरण को नाराज किया है और यह कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन लड़का घोषणा करता है कि जब उसके कबीले के लोगों की भलाई की बात आती है तो उससे कोई परवाह नहीं है और वह कभी दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाएगा। महिला सहमत होती है, यह बताते हुए कि हमारा नायक सही है और ये नए लोग वास्तव में साहसी और लड़ाई के लिए तैयार लगते हैं, पिछले समूह के विपरीत। लड़का सहमति में सिर हिलाता है, खासकर उन्हें देखने के बाद। वे अराजक बुराई शिविरों से लगते हैं। दृश्य कुख्यात केंद्रीय बस्ती की ओर बदलता है, जहाँ हम पहली बार वाइपर से मिलते हैं। मोटा आदमी तुरंत अपने बॉस को बताता है कि इन लोगों ने उसे कैसे गोली मारी और वे बस्ती के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। वाइपर यह सुनकर खुश नहीं है कि उसके नौकर को नितंबों में गोली लगी, लेकिन नौकर एक प्यारे पिल्ले की तरह विनती करता है, उन शरारती लोगों को सबक सिखाने का मौका मांगता है। वाइपर खुद हमारे हीरो को देखने का फैसला करता है। जो मिंग के बारे में जिज्ञासु है और उसकी उपलब्धियों को देखना चाहता है, लेकिन वह उपहार लाने पर जोर देता है। नौकर पूछता है कि उन्हें किस तरह का उपहार तैयार करना चाहिए और बॉस तुरंत कहता है कि वह उस मोटे का सिर चाहता है। अगली बात जो आप जानते हैं, एक सांप सीधे मोटे के सिर के आर पार चला जाता है। कुछ दिन बाद डार्क मून रिफ्यूज में सब कुछ शांत लगता है।
लोग अच्छा समय बिता रहे हैं, हालांकि छोटी छोटी बातों पर सामान्य झगड़े हो रहे हैं। इस बीच हमारा हीरो अपने दूरबीन के साथ ऊपर है, पूरे शरण शिविर को देख रहा है। वह आंकड़े देखता है और देखता है कि अब अधिक लोग हैं। सिस्टम कहता है कि भीड़ भाड़ चीजों को गड़बड़ कर रही है, जिससे सभी का मजा कम हो रहा है। जो भ्रम में अपना सिर पकड़ लेता है, ये नहीं समझ पा रहा कि बिना और अनदेखे स्थानों या अपने क्षेत्र का विस्तार किए बढ़ती संख्या के निवासियों को कैसे संभालें। अचानक एक लैम्बोर्गिनी और वह दृश्य में तेजी से प्रवेश करता है। शरणार्थी शिविर के माध्यम से तेजी से गुजरता है। सभी लोग उसे देखकर चौकन्ने हो जाते हैं और दो लोग कार से बाहर निकलते हैं। एक तो खुद वाइपर है और दूसरा शायद उसका सचिव है। वाइपर विनम्रता से बस्ती के नेता से मिलने का अनुरोध करता है। हालांकि किसान रक्षात्मक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया है, लेकिन वाइपर अपनी विनम्रता बनाए रखता है और अपने अधीनस्थ द्वारा हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है। सुधार के लिए वह यहाँ के लोगों को एक उपहार प्रस्तुत करता है। महिला उपहार प्रकट करती है, उस मोटे आदमी का सिर। कर अधिकारी का सिर उपहार के रूप में देखकर हर कोई चौंक जाता है। उसी समय हमारा लड़का खुद आता है और तुरंत वाइपर को अपने कार्यालय में बात करने के लिए आमंत्रित करता है। वाइपर शिष्टाचार का आदान प्रदान करता है और हमारे नायक से रास्ता दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले वह अपनी सचिव को दरवाजे की रक्षा करने और कुछ भी अजीब लगने पर तुरंत सूचित करने का निर्देश देता है। हमारा नायक वाइपर को कार्यालय में ले जाता है, जबकि महिला बाहर रहती है, जैसा निर्देश दिया गया है। सतर्क नजर रखते हुए गंजा व्यक्ति इस दुनिया के एनपीसी कितने वास्तविक दिखते हैं देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। यूट्यूब वाली महिला अपनी सामान्य ऊर्जा के साथ सचिव के पास जाने का निर्णय लेती है, लेकिन सेवानिवृत्त सैनिक जोई उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। महिला गर्व से कहती है कि वह बहादुर है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में माहिर है, इसलिए वह इसे ठीक से संभाल लेगी। तो लेडी एग प्लांट मजाक में सचिव लड़की को चिढ़ाने लगती है। सचिव उसे चुनौती देती है, कहती है कि अगर लेडी एग प्लांट उसे हरा सकती है तो वह जो चाहे कर सकती है। पृष्ठभूमि में बाकी लोग इन दोनों लड़कियों की मुठभेड़ देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इस बीच कार्यालय में हमारा नायक विनम्रता से वाइपर से पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। वाइपर सीधे कहता है कि वह शरणार्थी बस्ती में रुचि रखता है। यदि हमारा नायक उसे सौंप देता है तो वह एक इनाम का वादा करता है जो उसे जीवन भर के लिए स्थापित कर देगा। इतना ही नहीं, वह केंद्रीय बस्ती के कुलीन क्षेत्र तक पहुंच की पेशकश करता है, जहां हमारा नायक राजा की तरह रह सकता है। शिवमिंग सोचता है कि क्या इस दुनिया में ऐसा स्वर्गीय स्थान है। वाइपर का कहना है कि जो अन्य लोग नर्क के रूप में देखते हैं वह केवल कमजोरों के लिए है। हमारे नायक और उसके जैसे मजबूत व्यक्तियों के लिए यह स्वर्ग है। वह स्पष्ट करता है कि जब तक व्यक्ति मजबूत हैं, वे महिलाएं धन प्राप्त कर सकते हैं। वाइपर निर्दयता से कहता है कि हमारे नायक को इस शरणार्थी बस्ती के महत्वहीन मूर्खों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी अच्छा ख्याल रखा जाएगा। लड़का मुस्कुराता है और इसे एक आकर्षक सौदा मानता है, लेकिन वह अपने क्षेत्र को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वाइपर का चेहरा इनकार सुनकर घमंडी हो जाता है, पूरी तरह से अपमानित महसूस करता है। जोमिंग जोर देकर कहते हैं कि वह स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और पिंजरे में कैद कैनरी की तरह नहीं रहना चाहते। वाइपर और आक्रामक हो जाता है। हमारे नायक को चेतावनी देता है कि पहले भी कुछ लोग ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अब वे 6 फीट नीचे हैं। लेकिन फिर हमारा नायक प्रस्ताव करता है कि वे अभी भी एक समझौता कर सकते हैं। वह नक्शा उठाता है और वाइपर को दिखाता है कि व्यापार मार्ग पर वल्कन गैंग नामक एक कुख्यात डाकू संगठन सक्रिय है। वे अक्सर केंद्रीय बस्ती द्वारा भेजे गए कारवां पर हमला करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण नुकसान होता है। वाइपर सहमति में सिर हिलाता है, यह उल्लेख करते हुए कि इस गिरोह ने एक धातुकर्म कारखाने पर भी कब्जा कर लिया है और यह अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिससे पिछले अभियानों के लिए कोई प्रभाव डालना मुश्किल हो गया है। नाटकीय रूप से लड़का अपने खंजर से नक्शे पर दुश्मन के क्षेत्र को चिह्नित करता है और सौदे की शर्तों को रेखांकित करता है। हमारा नायक वाइपर की मदद करने का प्रस्ताव देता है ताकि वल्कन गैंग को खत्म किया जा सके। बदले में वाइपर के कार्यवाह को बिना किसी हस्तक्षेप के सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी जाएगी, इस शर्त पर कि वे हमारे नायक और उसकी बस्ती को अकेला छोड़ देंगे। फिर वह व्यक्ति अनुबंध निकालता है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारे नायक की शर्तें काफी आकर्षक हैं, ये संकेत देते हुए कि एक बार हस्ताक्षर होने के बाद सौदा आधिकारिक रूप से स्थापित हो जाएगा। वाइपर जाने के लिए आगे बढ़ता है, यह कहते हुए कि वह हमारे हीरो से अच्छी चीजों की उम्मीद करता है। अचानक जो बाहर लड़ाई के बारे में चिल्लाहट सुनता है। वह बाहर भागता है और पाता है कि महिला सचिव ने कुछ स्थानीय लोगों को चुनौती दी है। वाइपर पूछता है कि क्या हुआ और लड़की सहजता से बताती है कि वे बस मजे कर रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए वाइपर हमारे हीरो की टीम में गंभीर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी करता है, लेकिन जोमिंग आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त करते हैं कि वे जंगली कुत्तों के झुंड की तरह हैं, मजबूत और खुद को दांत और नाखून से बचाने के लिए तैयार। लैम्बोर्गिनी वहां से तेजी से निकल जाती है और रास्ते में वाइपर डार्क मून कबीले की ताकत के बारे में पूछता है। महिला बताती है कि वे ज्यादातर भीड़ का एक समूह हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, जिससे वह उनकी असली क्षमताओं के बारे में अनिश्चित हैं। लेकिन वह यह भी बताती है कि उन लोगों ने उसे एक अजीब सा एहसास दिया, जैसे कि वे मौत से बिल्कुल नहीं डरते। वाइपर उन्हें खारिज कर देता है, कहता है कि वे मूर्ख जल्द ही अपने अंत को पहुंचेंगे।
वाइपर के शब्दों के अनुसार ये मूर्ख बार बार मरते रहते हैं और हर बार पुनर्जीवित हो जाते हैं। फिर जो पूरे बस्ती को इकट्ठा करता है, ये घोषणा करते हुए कि खेल एक सीमित समय का आयोजन शुरू कर रहा है जिसे वल्कन गैंग को दबाना कहा जाता है। गंजा पूछता है कि इन घटनाओं को क्या अलग बनाता है। हमारा नायक समझाता है कि सीमित समय की घटनाओं में दुश्मन फिर से जीवित नहीं हो सकते। हर बार जब वे एक दुश्मन को हराते हैं तो वे मूल्यवान इवेंट पॉइंट्स कमाते हैं और इवेंट में शीर्ष 3 हत्यारे अतिरिक्त पुरस्कार भी कमा सकते हैं। ये सुनकर लड़की तुरंत उत्साहित होकर वल्कन गैंग को हराने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन लड़का उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक सभी नियम नहीं बताए हैं। महिला जोर देकर कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं है जब तक वह उनके दुश्मनों को हरा सकती है, लेकिन हमारा नायक बताता है कि वह गलत दिशा में जा रही है क्योंकि वल्कन गैंग वहां नहीं है, जो फिर खुलासा करता है कि वल्कन गैंग पहले पराजित किए गए स्टार्विंग वुल्फ कबीले से कहीं अधिक मजबूत है और अगर वे असफल होते हैं तो वे वाइपर के हाथों सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन लड़का आत्मविश्वास से उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है। महिला असंतुष्ट रहती है, इसलिए वह बताता है कि उसके कबीले के सदस्य खुद एक प्राकृतिक शक्ति की तरह हैं, तो कोई तरीका नहीं है कि वे किसी परेशान करने वाले गिरोह के खिलाफ हारेंगे। अगला दृश्य हमें वल्कन गैंग के क्षेत्र में ले जाता है जहां लोग सुरक्षा के बदले क्रिस्टल और कीमती सामान देने की कोशिश कर रहे हैं। यह घमंडी गुंडा बस हंसता है, कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है। वह निर्दयता से एक छोटी लड़की के शरीर पर पेट्रोल डालता है और अपनी लाइटर जलाता है। उसकी माँ को धमकाते हुए पूछता है कि उन्होंने अपने कीमती सामान कहाँ छुपाए हैं। डरी हुई माँ जोर देती है कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। फर्श पर सिर पटकते हुए अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। गैंग का सदस्य और भी अधिक घमंडी हो जाता है, मां पर बेईमानी का आरोप लगाता है जबकि वह दया की भीख मांगती रहती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह छोटी लड़की पर लाइटर फेंकने की तैयारी करता है। वह चिल्लाती है कि कोई उसे बचा ले, इससे पहले कि आग उसके गीले कपड़ों को छू ले। अचानक कोई लाइटर को हवा में ही पकड़ लेता है और वह निश्चित रूप से हमारा हीरो है। वह लापरवाही से अपनी सिगरेट को लाइटर से जलाता है। घमंडी गैंग सदस्य को याद दिलाता है कि पेट्रोल एक कीमती संसाधन है जो केवल वल्कन गैंग के 2 भाइयों जैसे लोगों को जलाने के लिए है। गैंग लीडर हमारे हीरो को धमकी देता है, उसे बताता है कि दूसरों के काम में दखल देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यूट्यूब लड़की हमारे हीरो के साथ खड़ी होती है। ये घोषणा करती है कि वह इस आदमी के अजीब हेयर स्टाइल को खराब करेगी। घमंडी आदमी अपने बालों के अपमान के जवाब में अपना फ्लेम थ्रोवर पकड़ता है, लड़की की ओर आग की लपटें छोड़ता है। वह जलने लगती है, हर जलती हुई गर्मी को महसूस करती है, जबकि घमंडी आदमी उसकी पीड़ा पर निर्दयता से हंसता है। हमारा हीरो उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ इस खेल की एक खिलाड़ी है। आग में होने के बावजूद वह किसी तरह शांत रहती है और मजाक करती है कि वह आखिरकार समझ रही है कि मानव मशाल होना कैसा होता है। पूरी तरह से भ्रमित मिस्टर घमंडी पूछते हैं कि वह अब भी कैसे खड़ी है। बिना एक पल गंवाए लड़की खुद को संभालती है और अपने जलते हुए शरीर से उस घमंडी गुंडे को पीछे धकेल देती है, जानबूझकर उसे भी आग लगा देती है। घमंडी आदमी गर्म आग का स्वाद चखने के बाद मुर्गे की तरह तड़पता है। डार्क मून रिफ्यूज में सभी पार्टी सदस्य कुर्सी पर बंधे घमंडी आदमी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो उससे वल्कन गैंग के बारे में जानकारी मांगता है। यह वादा करते हुए कि अगर वह सहयोग करेगा तो उसकी जान बख्श देगा, लेकिन घमंडी आदमी जिद्दी होकर मना कर देता है, यह घोषणा करते हुए कि वह लॉर्ड वल्कन के साथ विश्वासघात नहीं करेगा और कोई डर नहीं दिखाता। सेवानिवृत्त सैनिक एक लाल गर्म छड़ पकड़ता है और उसे घमंडी आदमी के पास ले जाकर पूछता है कि क्या अब वह डर रहा है। घमंडी आदमी शेखी बघाड़ता है कि सभी वल्कन गैंग के सदस्य पवित्र अग्नि से दीक्षित होते हैं और भले ही वे जल जाएं, वे हार नहीं मानेंगे। जब सैनिक कहता है कि उसने उसे जलाने की कभी योजना नहीं बनाई थी, तो घमंडी आदमी डरपोक बन जाता है। इसके बजाय वह स्पष्ट करता है कि वह इस लाल गर्म लोहे की छड़ को उसके किसी छेद में डालने जा रहा है और उसे याद दिलाता है कि हम 800 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। सैनिक आखिरी बार पूछता है कि वह घमंडी आदमी क्या करने की योजना बना रहा है। जवाब में वह आदमी रोने लगता है और सब कुछ बताने का फैसला करता है, उनसे उस छड़ को दूर रखने की भीख मांगता है। सैनिक ने लापरवाही से छड़ को एक तरफ फेंक दिया और अपने दोस्तों से कहा कि यह उससे आसान था जितना उसने सोचा था। इस बीच सभी अन्य अधीनस्थ हमारे नायक सहित डर के मारे कांप रहे हैं, अपने हाथ पीछे रखे हुए हैं और अपने बट छुपा रहे हैं। हमारा नायक पूछता है कि सैनिक ने यह तरीका कहाँ सीखा, जिस पर सैनिक जवाब देता है कि उसने इसे अफगानिस्तान में सीखा। हाँफता हुआ घमंडी आदमी पूछता है कि क्या सब कुछ बताने के बाद उसे बख्श दिया जाएगा। हमारा हीरो उसे आश्वस्त करता है कि वे राक्षस नहीं हैं और वह आदमी बताता है कि उनका बड़ा भाई, जिसे वल्कन के नाम से जाना जाता है, एक पूर्ण पायरोमेनियक था जिसने हत्या और आग लगाकर वर्षों तक अपनी शक्ति बढ़ाई। और भी वल्कन की विकृत खुशी लोगों को जिंदा जलते हुए देखने में थी। अन्य खिलाड़ी ऐसे कठिन एनपीसी खलनायक का सामना करने के लिए उत्साहित हैं। इस बीच जो कैदी से उसके बॉस और सोने के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता रहता है, ये कहते हुए कि उसे ऐसा लगता है जैसे वह छिपे हुए खजाने की गंध महसूस कर सकता है। कैदी लगातार अनभिज्ञता जताता रहता है, लेकिन लड़का आशावादी बना रहता है। खजाने के ढेर में तैरने के सपने देखता है, ये मानते हुए कि वे एक बड़ी सफलता के कगार पर हैं। सैनिक कैदी से वल्कन गैंग की जनशक्ति और उपकरणों के बारे में पूछताछ करता है। यह आदमी बताता है कि वल्कन के आदेश के तहत लगभग 100 लोग हैं जो पेट्रोल बम स्प्रेयर जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉयर्स कहा जाता है।
इसके अलावा उन्होंने अपने इलाके के चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। जब पूछा गया कि वे गिरोह की रक्षा को कैसे तोड़ेंगे तो हमारा नायक सहजता से कंधे उचकाता है और सुझाव देता है कि वे अंदर जाने का कोई तरीका निकाल लेंगे, जबकि कैदी को वल्कन के ठिकाने तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है। वो व्यक्ति बताता है कि उन्हें वल्कन के बपतिस्मा से गुजरना होगा, एक परीक्षा जिसमें उन्हें अपनी बाह को जलती हुई लपटों से झुलसाना होगा। यह वल्कन के देवता द्वारा मान्यता प्राप्त एक परीक्षा है, लेकिन दर्द और मौत का डर हमारे नायक और उनकी टीम की आखिरी चिंता है, जिससे बेचारा कैदी इस बात से अनजान है कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। अगला दृश्य वल्कन गैंग के अड्डे पर है, जहां हमारा नायक गैंग लीडर का सामना करता है और उनके अधीन शामिल होकर सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है। नेता पूछता है कि क्या वे बपतिस्मा के लिए तैयार हैं। महिला खुशी से कहती है कि वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे नेता उनमें से एक को आगे आने का निर्देश देता है। हमारा नायक आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और अपना हाथ मेज पर रखता है। नारंगी सिर वाला आदमी फ्लेम थ्रोवर के साथ आगे बढ़ता है और तुरंत हमारे हीरो की ओर कुछ गर्म लपटें फेंकता है, लेकिन जो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गर्मी को एक प्रोफेशनल की तरह संभालता है और मजाक में पूछता है कि क्या यह वास्तव में एक बपतिस्मा है। नारंगी सिर वाला व्यक्ति नाराज हो जाता है और फ्लेम थ्रोवर की तीव्रता बढ़ा देता है। हमारे हीरो से पूछता है कि क्या अब वह तीव्र वल्कन बपतिस्मा का आनंद ले रहा है। हमारा हीरो ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि आग के नीचे यह काफी शानदार लगता है। उसके बाद महिला ताना मारती है कि हमारा हीरो सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है और बहादुरी से अग्नि बपतिस्मा के लिए स्वयं सेवा करती है। संतरे के सिर वाला उसे एक नियंत्रित आग का झोंका देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन लड़की, जो शुरू में मजबूती से खड़ी थी, जल्द ही उसका हाथ जलन महसूस करता है और वह दर्द में तड़पने लगती है। अगला है हमारा सेवानिवृत्त सैनिक, जो अपनी आंखें बंद करता है और नारंगी सिर से शो शुरू करने के लिए कहता है। बेचारा नारंगी सिर सोचने लगता है कि क्या इनमें से कोई भी सामान्य है, लेकिन वह फिर भी अपनी आग की लपटें फेंकता है। सैनिक हमारे यूट्यूब लड़की के विपरीत गर्मी को स्थिरता से सहन करता है। उनकी सहनशीलता से प्रभावित होकर नकाबपोश व्यक्ति घोषणा करता है कि सभी तीनों ने परीक्षा पास कर ली है और अब वे वल्कन गैंग के आधिकारिक सदस्य हैं। सैनिक को अफसोस है कि उसने अपने दर्द सेंसर बंद नहीं किए, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रहा है। वह इस खेल का यथार्थवादी अनुभव चाहता था। अचानक एक और आदमी प्रकट होता है, जो खुद को गिरोह के सैन्य सलाहकार के रूप में परिचय देता है। वह सभी को शामिल होने के लिए बधाई देता है और उन्हें एक मिशन की पेशकश करता है। इसे नए लोगों के लिए एक शानदार अवसर के रूप में देखता है। हमारा नायक जल्दी से समझ जाता है कि यह आदमी इस मिशन के साथ उनकी क्षमताओं का परीक्षण कर रहा होगा। यह देखने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या होता है। यूट्यूब लड़की भी इसके लिए उत्सुक है। जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़ा आदमी उनके मिशन की घोषणा करता है। केंद्रीय बस्ती से एक वाणिज्यिक वाहन को रोकना और सब कुछ लूट लेना। लड़का बताता है कि इस काम के लिए वे तीनों शायद बहुत कम हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें आश्वस्त करता है कि गिरोह के विशिष्ट सदस्य उनके साथ शामिल होंगे। लड़का इस अवसर के लिए बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है, जैसा कि सलाहकार से उम्मीद थी। जब वे अपनी बैठक की जगह छोड़ते हैं तो वे इस बात से चकित होते हैं कि सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। सैनिक टिप्पणी करता है कि चीजें गंभीर होने वाली हैं, लेकिन हमारा नायक उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ एक खेल है। उसे शांत रहने के लिए कहता है। अचानक हमारे नायक की जेब से कुछ गिरता है। जब महिला बोतल उठाती है तो वह पूछती है, ये क्या बला है? लड़का इसे देखकर तुरंत डर जाता है और महिला बताती है कि यह वही चीज है जो उसने उसे अपने शरीर पर लगाते हुए देखी थी। लड़का घबरा जाता है, ये समझते हुए कि वह उसे नहाते समय देख रही थी। तभी तो उसे तब ठंड लग रही थी। महिला शर्मा जाती है और ऐसे आरोपों से इनकार करती है। यह जोर देकर कहती है कि वह बस वहां से गुजर रही थी। लड़का जल्दी से उसे बताता है कि यह सिर्फ सामान्य सनस्क्रीन है, लेकिन वह इस बकवास को नहीं मानती। क्यों एक गेम कैरेक्टर को सनस्क्रीन की जरूरत होगी? वह नाराज होकर पूछती है। हमारा नायक एक और कहानी गढ़ता है। कहता है कि यह आपको आकर्षक बनाता है। महिला उत्सुक होकर अपने लिए कुछ मांगने लगती है। खैर, यह वास्तव में कोई सौंदर्य क्रीम नहीं है, चूंकि हमारा नायक एक आभासी पात्र नहीं बल्कि एक वास्तविक इंसान है। वह अन्य खिलाड़ियों की तरह दर्द के स्तर को समायोजित नहीं कर सकता। उसे वल्कन परीक्षण पास करने के लिए इस उपकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारा नायक अन्य पार्टी सदस्यों से मिलता है। नारंगी सिर वाला खुद को उनके वरिष्ठ के रूप में हॉटपॉट के रूप में परिचित कराता है। फिर जो हॉटपॉट से पूछता है कि क्या उसके पास कोई सलाह है, जिस पर हॉटपॉट जवाब देता है कि वह हमारे लड़के की दृढ़ता का प्रशंसक बन गया है जब से उसने वह बपतिस्मा परीक्षण पास किया और अब वह उसका प्रोब्रो बनना चाहता है। जो मिंग सारी प्रशंसा से थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन उससे आश्वस्त करता है कि चूंकि वे साथ काम कर रहे हैं, वे अब दोस्त हैं। हॉटपॉट फिर तय करता है कि तैयार होने का समय आ गया है, क्योंकि उनका लक्ष्य आने वाला है। तो पूरी गैंग अपनी कारों में सड़क पर निकल पड़ती है। गैंग लीडर उन्हें जाते हुए देखता है। 3 नए लोगों के बारे में संदेह महसूस करता है। शक करता है कि वे वाइपर द्वारा भेजे गए जासूस हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी सहमत है। यही कारण है कि उसने उन्हें वाइपर का सामान चुराने के लिए भेजा। अगर वे छापे के दौरान कोई असामान्य व्यवहार दिखाते हैं तो वे उन्हें जिंदा जला सकते हैं। नेता सिर हिलाते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो उन्हें आग से मौत का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय बाद हम खुद को वेस्टलैंड ट्रांसफर स्टेशन पर पाते हैं। वहां हर कोई कुछ अजीब खाना खा रहा है। हॉटपॉट के अलावा हर कोई कच्ची बैल की आंखों से डर रहा है। लोग अजीब तरह से कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं है और हॉटपॉट से अकेले खाने के लिए कहते हैं।
नारंगी सिर खाने में जुट जाता है, कहते हुए कि उन्हें छापे से पहले अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना चाहिए। लड़का छापे को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है, कहते हुए कि अगर वे वाणिज्यिक वाहनों को लूटने जा रहे हैं तो उनके पास गार्ड्स होने चाहिए। अगर उन गार्ड्स को आग से खेलने का तरीका आता है तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं। नारंगी सिर उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि उन्होंने पहले ही सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और वाणिज्यिक वाहन पर हमला करने से पहले काफिले की कार को उड़ा सकते हैं। सैनिक एक माइन उठाता है और अपनी सैन्य जानकारी का उपयोग करके इस चीज की सभी तकनीकी विशेषताओं को समझाता है। नारंगी सिर हमारे सेवानिवृत्त सैनिक की पहली नजर में विशेषताओं को पढ़ने की क्षमता से चकित है और स्पष्ट करता है कि वे इन चीजों के साथ एक सबक सिखाने वाले हैं। तभी हलचल मच जाती है जब लक्ष्य वाणिज्यिक वाहन दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, कहानी यहीं पर कट जाती है। लगता है हमें यह देखने के लिए अगले अध्यायों का इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है।